वादा कर रहा हूं बच्चों कि क्लास में अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो मैं आपसे ये कहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत सारा मजा आएगा। अब देखो, अब यहां पर एक शब्द आया था बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आज का दौर बच्चों क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उनको लगता है कि आप उत्पादन नहीं कर पा रहे, क्यों? उत्पादन आपके पास ज्यादा बड़ा आधार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप निवेश नहीं है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है 10th क्लास का बच्चों इकोनॉमी का चैप्टर, यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों के ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के ही बोर्ड में ये आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, बहुत आराम से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको आसान भाषा में, आसान तरीके से इस चैप्टर को समझा दिया जाए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये बात का वादा कर रहा हूं बच्चों कि क्लास में अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो मैं आपसे ये कहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत सारा मजा आएगा। ठीक है, बात यह है बच्चों, मैं आपको इसमें कई सारी स्टोरियां भी सुनाऊंगा, जैसे कई कंपनीज का ऑरिजिन कब हुआ, भारत में कब आए, कैसे आए, इनके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को भी पता चल जाएगा, है ना। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले देखो एक चीज समझो कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखो, इस चैप्टर के जब हम पढ़ने शुरुआत करेंगे तो हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये चैप्टर जो है, देखो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि वैश्वीकरण क्या है। फिर इसके बाद हमें यह समझना होगा कि जो वैश्वीकरण है, उस वैश्वीकरण को किस तरीके से दुनिया ने स्वीकार किया, या दुनिया में कैसे, जो पूरी दुनिया है आज, कैसे क्या है एक कनेक्ट हो पाई है, उसका बाजार कैसे कनेक्ट हो पाया, इसको भी समझेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली जो चीजें हैं वो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें एमएनसीज कहते हैं। जैसे टाटा एक क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो बच्चों इसी चीज के बारे में हम ये समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि वैश्वीकरण ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और वैश्वीकरण ने किस तरीके से भारत के मजदूरों को प्रभावित किया है, या वैश्वीकरण ने किस तरीके से भारत को प्रॉफिट यानी लाभदायक बनाया है। इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये चैप्टर मैं आपको कह रहा हूं बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं चैप्टर की। देखो, चैप्टर को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब बच्चों हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि वैश्वीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण क्या बच्चों, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित हुई है। वैश्वीकरण से पहले भी क्या थी बच्चों, एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा, ताकि क्या है हम एक बैकग्राउंड ले लें, एक पृष्ठभूमि ले लें वैश्वीकरण की। इसके बाद हमें ज्यादा उसमें क्या है वैश्वीकरण ज्यादा समझ में आए। देखो, सबसे पहले हम जब इसको चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसमें एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब है कि एक देश के भीतर किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होना। अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है? अंतर्देशीय मतलब क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किसी एक देश के अंदर होना, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय उत्पादन। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों 20वीं शताब्दी के मध्य से पहले तक, अगर हम बात करें 1950 से पहले की बात हम जब करते हैं, या भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की जब बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हम देखते हैं कि बच्चों हो क्या रहा था कि देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन हो रहा था। ठीक है, जैसे भारत की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, भारत में क्या हो रहा था कि यहां पर बहुत सारी वस्तुएं का उत्पादन भी हो रहा था। दूसरी बात यह है कि यहां पर बहुत सारा कच्चा माल था, जैसे हमारे यहां से अंग्रेज कपास लेकर जाते थे, ठीक है, यहां से मसाले लेकर जाते थे, यहां से नील लेकर जाते थे। तो ये सब क्या है बच्चों? कच्चा माल है। अब ये कच्चा माल क्या है, भारत से क्या करते थे ये लोग, अंग्रेज जो है बच्चों, अंग्रेजी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो यहां से लेकर जाती थी, और ब्रिटेन के उद्योगों में वहां पर क्या है, कपास से कपड़े का उत्पादन किया जाता था, और नील का उत्पादन करके क्या है बच्चों, ये क्या करते थे, दुनिया के अन्य देशों में क्या है इसको बेच रहे थे। लेकिन बच्चों आप देख लो कि ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है जो कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों में अपना क्या है सेटअप बना ली, अपना कार्यालय बना ली, अपने कारखाने खोल लिए और क्या है वो वहां उत्पादन करे। नहीं, पहले उत्पादन क्या है देश की सीमाओं के भीतर होता था, और जो होते थे व्यापारी या कंपनियां
उन उत्पादों को खरीदती थी और खरीद कर क्या है अलग अलग देशों में क्या है बेच रही थी। इसी को कहते हैं बच्चों अंतर्देशीय उत्पादन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया बच्चों, क्या था कि जब हम ब्रिटिश उपनिवेश थे यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो होता क्या था कि अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार जो थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो हमारे यहां से कच्चे माल को लेकर जाती थी और कच्चे माल को ले जाकर क्या है या खाद की जो वस्तुएं हैं उनको ले जाती थी और उनको ले जाकर बच्चों क्या है अपने उद्योगों में क्या करती थी, उनको बनाती थी, उनको तैयार करती थी और उत्पादित जो आयात जो तैयार माल था उस तैयार माल को क्या है दुनिया के अन्य बाजारों में, अन्य देशों के बाजारों में और भारत के बाजारों में क्या है बेचा करती थी। ये बात क्लियर है बच्चों। तो अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब क्या है बच्चों कि किसी एक देश की सीमा के भीतर वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन को कहते हैं बच्चों अंतर्देशीय उत्पादन। ठीक है, अब देख लो यहां पर देखो 20वीं सदी के मैंने जो अभी समझाया वही आपको पढ़ना है यहां पे। 20वीं सदी की शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। मैंने क्या बताया, ये देखो देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, मैंने क्या बताया केवल कच्चा माल क्या होता था और खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। क्यों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया ब्रिटेन का, अभी आगे देख लो, अभी ये देखो एग्जांपल भी, भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात किया जाता था। मतलब क्या कि हम दुनिया के अन्य देशों को क्या है, या हम कह लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है हमारे यहां से ये चीजें खरीदती थी। ठीक है, और तैयार वस्तुओं का आयात होता था और क्या है कि जो कच्चा माल ब्रिटिश लेकर जाते थे वो अपने उद्योगों में उत्पादित करते थे और उत्पादों में तैयार माल क्या है, उद्योगों में तैयार माल को क्या है वो भारत में लाकर बेचते थे। यही चल रहा था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। ठीक है, ये क्या था बच्चों, व्यापार। उस समय व्यापार ही क्या है दुनिया को जोड़कर रख रहा था। व्यापार के लिए ही बच्चों क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, क्योंकि है ना उसको हमारी वस्तु, भारत की वस्तु की मांग थी, डिमांड थी, इसीलिए वो क्या है भारत में आई। लेकिन उसका पर्पस क्या था, शुरुआत में जब वो आई थी तो उसका पर्पस था, उसका उद्देश्य था व्यापार करना, भारत से व्यापार करना। तो दुनिया शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, चाहे हम मध्य काल की बात करें, चाहे हम आधुनिक काल में आजादी से पहले की बात करें, तो उस समय तक अगर हम देखें तो दुनिया में जितने भी देश एक दूसरे से जुड़ रहे थे वो उसमें सबसे बड़ा माध्यम क्या था बच्चों, व्यापार था। व्यापार के अलावा बच्चों अगर हम बात करें बच्चों यहां पर साहित्य भी था, क्योंकि व्यापार के साथ और बहुत सारी चीजें, संस्कृति भी थी, ये सब सारी चीजें आती हैं। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहले जो लोगों के जुड़ने का, दुनिया के देशों को एक दूसरे से परिचित होने का सबसे बड़ा जो माध्यम था वो था व्यापार बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई। तो अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब समझ में आ गया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो है बच्चों, इसका क्या करो मेरे लाल लालियो, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब देखो यहां, और यह भी जो समय था ना बच्चों, ये जो अंतर्देशीय उत्पादन या 20वीं शताब्दी से पहले का जो समय था ना, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से पहले का समय था। बहुराष्ट्रीय कंपनी अभी तक ऐसी विकसित नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी भी जो कंपनियां थी वो अपने देश के अंदर ही क्या कर रही थी, उत्पादन कर रही थी और क्या है दुनिया के अलग अलग देशों में उनका अपने वस्तु का क्या है कह सकती है कि बेच रही थी मार्केट में। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अभी नहीं आई थी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो, यह बड़ी कंपनियों जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग है। मतलब यहां पर अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी आने से पहले का यह समय था जहां पर क्या है अंतर्देशीय उत्पादन हो रहा था, जहां पर एक देश की सीमाओं के अंदर क्या है उत्पादन हो रहा था। उसी देश की कंपनी अपने देश में क्या है उत्पादन कर रही थी और उस उत्पादित माल को क्या है दुनिया के अन्य देशों के बाजारों में क्या है उसको बेच रही थी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां पर एक शब्द आया था बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आज का दौर बच्चों क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और आज हजारों की संख्या में आपको क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, भारत में भी कम से कम 100, कम से कम नहीं तो सैकड़ों कंपनियां ऐसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। बच्चों देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, एक ऐसा, अगर हम बात करें बच्चों देखो यहां पर पढ़ना है ध्यान से एक चीज, देखो एमएनसीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसा उद्यम है, यानी एक ऐसा उद्योग है, कंपनी है जो कई देशों में संचालित होता है, लेकिन उसका प्रबंधन एक देश या समूह द्वारा किया जाता है तथा जो अपने राजस्व का 1/4 हिस्सा अपने देश के बाहर के परिचालनों से प्राप्त करता है।
मतलब बच्चों एमएनसीज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका, है ना, जिसका उत्पादन दुनिया के कई देशों में होता है, लेकिन उसका संचालन और उसका प्रबंधन, ठीक है, कौन करता है? तो कौन करता है? तो जिस देश की वो कंपनी होती है, वो देश की क्या करता है? वो मूल देश की या देश या जो व्यक्ति जो है उसका क्या है? प्रबंधन और संचालन करता है। इसके कारखाने और इसका कार्यालय दुनिया के अलग अलग देशों में आपको खुले हुए दिख जाएंगे, लेकिन इसका संचालन कहां से हो रहा है? तो जहां जो ओरिजिन है, जहां इसका मूल है, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो जैसे टाटा जो हमारी कंपनी है, हमारे भारत की जो कंपनी है, एक बहुत विख्यात कंपनी है, और अभी हमारे यहाँ जो रतन नवल टाटा जी का क्या है देहांत हो गया। बहुत, तो मतलब हमारे यहाँ, हमारे देश की ये सबसे बड़ी क्षति कह सकते हो आप, बहुत बड़ी क्षति हुई हमारे देश को, ठीक है, क्योंकि वो ना कि सिर्फ उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि वो समाज सुधारक और वो एक बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। तो हम बच्चों क्या है कि अगर हम बात करें तो जैसे टाटा जो कंपनी है, अगर उस कंपनी की जब हम बात करते हैं तो वो कंपनी का अगर हम मूल देखें तो वो भारत में है, ठीक है, भारत में है, लेकिन उसकी कंपनी, उसकी जो ब्रांचेस हैं या उसका कार्यालय जो है, या उसका अगर हम बात करें तो जो कारखाने हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यूरोप के 19 देशों में बच्चों, यूरोप के 19 देशों में क्या है? टाटा कंपनी के अपने कार्यालय और अपने कारखाने, वहां पर क्या करती है? वो उत्पादन करती है, ठीक है। लेकिन उसका संचालन कहां से हो रहा है बच्चों? तो संचालन और प्रबंधन उसका कहां से हो रहा है बच्चों? तो उसका भारत से हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? तो ये चीजें हैं, समझ में आई? तो मैंने आपको कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका उत्पादन दुनिया के कई देशों में होता है ना, और जिसके कारखाने और कार्यालय दुनिया के कई देशों में होते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन और उसका संचालन उसके मूल देश से होता है, मूल देश या मूल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। ये तो बस राजस्व का 1/4 भाग है, ये सब तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यही बात मैं आपको समझा रहा था अभी कि ये क्या करती है, ये दुनिया के कई देशों में क्या है, एक से अधिक देशों में क्या है, इसका उत्पादन होता है, और ये उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। नियंत्रण कैसे बच्चों? कंट्रोल करती है, उसको देखती है कैसे काम करना है इसको, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिलते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात एक समझो बच्चों, कोई भी उद्योगपति हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका मेन पर्पस होता है लाभ कमाना। लाभ कैसे कमा सकती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी? तो लाभ वो तब कमा सकती है कि अगर जहां पर भी वो कंपनी अपने कारखाने या कार्यालय खोल रही है, कारखाने खोल रही है, तो वहां पर क्या है बच्चों, उसको काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो सस्ते दाम पर मिल जाएं, सस्ते दाम पर मिल जाएं। दूसरी चीज ये भी है बच्चों कि वहां की जो सरकार है उस पर कम टैक्स लगाए, या कह सकते हो उस पर क्या है, उस पर जो टैरिफ है, ठीक है, जो व्यापार अवरोधक है वो कम लगाए, ठीक है। तीसरी बात यह भी है कि जो वहां उसको जो संसाधन चाहिए उस देश, जिस भी कंपनी को खोलने के लिए, वो संसाधन जो उस देश में क्या है, उस जगह पर क्या उसको आसानी से मिल जाए, तभी कोई कंपनी, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में क्या है बच्चों, अपनी कंपनी या अपने कारखाने खोलना तय करती है। जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, 1991 से पहले भारत में बहुत कम ही ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी जिनके कारखाने भारत में थे, क्योंकि भारत की पॉलिसी और भारत में जो चीजें, जो सरकार की जो नीतियां थी, उनकी वजह से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में नहीं आना चाहती थी। लेकिन 1991 के बाद जब हमने उदारीकरण को अपनाया, और उदारीकरण को अपनाते हुए हमने क्या किया, हमने बहुत सारे ऐसे जो प्रतिबंध थे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जो लगाए जा रहे थे, वो हमने क्या है खोल दिए, और अपनी मार्केट को क्या है हमने खोल दिया। और मार्केट को खोलते ही क्या बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या हमारे भारत में आई, ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो शुरुआती दौर था, उस दौर में क्या है बच्चों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वो चाइना में अपने कारखाने खोलना ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि चाइना की जब पॉपुलेशन ज्यादा थी, जनसंख्या ज्यादा थी, वहां सस्ते श्रम मिल जाते थे। चाइनीज सरकार की जो नीतियां थी वो भी बेसिकली क्या है उद्योगों के पक्ष में होती थी, तो इसीलिए वहां पर लोग ज्यादा कारखाने खोलना पसंद करते थे, ठीक है बच्चों। तो कोई भी कंपनी हो, लाभ कमाने के लिए ये सारी चीजें करती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए बच्चे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े, है ना। चलो आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है बच्चों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो उत्पादन पर, है ना, देखो इस हेडिंग को पढ़ो, इसको क्या कहते हैं,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे फैल सकती हैं और उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती हैं। कैसे कर सकती है बच्चों? तो बच्चों इसके कई तरीके होते हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक तरीका यह है कि वो कंपनी आए भारत में क्या है अपना क्या है एक उत्पादन स्थापित कर दें, अपना क्या है अपना कारखाना खोले और कारखाना खोल के क्या है वहां पर उत्पादन करना शुरू कर दें। एक तो यह तरीका हो सकता है। देखो यहां पर समझो, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन इकाइयां स्थापित करना, एक तो यह तरीका हो सकता है। मतलब क्या है कि जो स्थानीय इकाई मतलब जैसे भारत है बच्चों, जैसे भारत है, भारत में कोई लोकल कंपनी है जो क्या कर रही है, जो लोकल उद्योगपति है जो क्या कर रहा है किसी चीज का उत्पादन कर रहा है। अब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, मान लो अमेरिका की अमेजन कंपनी आई और उसने क्या किया, यहां के जो उद्योगपति था उसके साथ क्या है उसके साथ संयुक्त उद्यम कर ले, कहा कि आप उत्पादन करो, आप उत्पादन करो, हम दोनों लोग क्या है क्या, क्योंकि आपका बाजार ज्यादा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास निवेश नहीं है, हम आपको क्या है निवेश कर दे रहे हैं और आप क्या है आपका बाजार बड़ा है तो आप हम दोनों लोग क्या है जो निवेश करके जो उत्पादन बढ़ेगा, आपका उत्पादन बढ़ने से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा उसको हम अपने जो भी जितना जिसका शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग बांट लेंगे। एक ये तरीका हो सकता है कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आई भारत की किसी लोकल कंपनी से, उसने क्या किया साठगांठ कर ली और कहा कि हम दोनों पार्टनर हो जाते हैं, क्योंकि आपके देखो लोकल कंपनी से पास पैसा नहीं होता तो वो अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाता, उसके पास अपने कंपनी में निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती वो बहुत पैसा होता उनके पास, तो वो लोकल कंपनीज कहती है कि लो हम आपके फैक्ट्री में निवेश कर रहे हैं, हम उत्पाद वो कर रहे हैं और आप उत्पादन बढ़ाओ और बाजार में बेचो और जो भी शेयर हमारा जितना रहेगा उतना हम आपको आप हमें देते रहो। एक तो ये तरीका होता है बच्चों, ठीक है, यानी क्या करना, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन इकाई स्थापित करना, ये कर लिया। दूसरा बच्चों देखो, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और अपने उत्पादन आधारित का विस्तार करना। खरीदना मतलब कैसे, जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, मतलब ये क्या करती हैं, बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती वो क्या करती हैं, वो जो स्थानीय कंपनियां होती छोटी छोटी उनको खरीद लेती हैं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बाजार में क्या हो उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धा ना रह जाए। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक भारत की एक तेल उत्पादन कंपनी थी जिसका नाम था परख नामक एक कंपनी थी जो क्या कर रही थी भारत में कई सालों से, ठीक है, उत्पादन कर रही थी। उसका अच्छा बाजार था, उसका अच्छा विपणन था, उसका बाजार में अच्छा नियंत्रण था और काफी उसकी जो तेल था उसका काफी ज्यादा क्या है मांग थी। लेकिन वही बच्चों क्या हुआ कि बाद में उदारीकरण के बाद क्या है यहाँ भारत में एक कंपनी आई, उस कंपनी का अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम कारगिल फूड नामक एक खाद जो कंपनी आई, उस कंपनी ने क्या किया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था, उसने क्या किया अपने दाम, अपने खाद का यानी अपने तेल का क्या है दाम कम करके क्या है मार्केट को कंट्रोल कर लिया, मार्केट को अपना पूरा कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे जो हमारे भारत की जो कंपनी थी परख है ना, फूड जो कंपनी थी वो क्या है उसको बहुत घाटा होने लगा। और जब घाटा होने लगा और जब उसको लगा कि अब हम कंपनी नहीं चला पाएंगे तो उसने क्या किया, जो कारगिल अमेरिकन जो कंपनी थी तेल वाली उसको क्या है अपनी कंपनी बेच दी। लो खत्म काम, इन्होंने क्या मजबूरी में उसने बेच दी। तो यही हो स्थानीय कंपनी को खरीदना, ये लोग क्या करते हैं खरीद लेते हैं ताकि क्या है मार्केट में क्या है कोई भी प्रतिस्पर्धी न रहे। अपने उत्पादन आधार का विस्तार करना, क्यों उत्पादन विस्तार करना, ताकि क्या है कोई कंपटीशन न कर पाए। यही चीज तो मैं समझा रहा था आपको। देखो छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी हैं जिनका विश्व के बाजार में क्या है विश्व के बाजार में उनका एक अपना अच्छी साख है, यानी उनके विश्व के बाजार में एक पकड़ है, लेकिन वो उतना ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। तो वो क्या करती हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के उत्पादकों को क्या करती है पैसा देती हैं, उनसे कहती हैं कि आप उत्पादन करो और उत्पादन करने के बाद क्या हम चीजें आपसे खरीद लेंगे। और खरीदने के बाद वो क्या करते हैं अपने नाम की ब्रांडिंग करते हैं, अपने नाम की। जैसे मान लो भारत में मान लो कोई, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो भारत में कोई चीनी उत्पादन को कोई है, ठीक है, अब विश्व में चीनी का बहुत ज्यादा डिमांड है। अब कोई कंपनी ऐसी है जो चीनी का बहुत ज्यादा जिसका मार्केट ज्यादा है लेकिन उसके पास उत्पादन नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करेगी भारत के छोटे छोटे उत्पादकों से कहेगी कि आप चीनी का उत्पादन करो और चीनी का उत्पादन करने के बाद हम चीनी आपसे खरीद लेंगे। खरीदने के बाद वो क्या करेगी अपना क्या करेगी ब्रांड लगाएगी और दुनिया के अन्य देशों के बाजार में क्या बेचेगी। तो यही करती क्या है छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देना बच्चों, ठीक है, उनके ब्रांड का उपयोग करके, ठीक है, उनके ब्रांड का उपयोग करके बच्चों, ठीक है। जैसे भारत का जैसे बाजार है, अब एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे भारत का बाजार है, अब भारत के बाजार में क्या है भारत की जो कंपनियां हैं उनकी वैल्यू अच्छी है, अब उनके वस्तुओं की जो मांग है भारतीय बाजार में अच्छी है। अब ब्रिटिश मान लो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है जो अमेरिका की है या जर्मनी की, फ्रांस की है,
जो भारत के बाजार में आई, लेकिन उसके उत्पादन नहीं बिक रहा है, तो वो क्या करती है वहां के लोकल कंपनी से क्या है, उन अपने वस्तुओं का जो है उनके ब्रांड पर क्या है बिचवाती है, कहती है कि आप हमारी वस्तु है, आप अपना ब्रांड लगाओ, उसके बदले पैसे लो और उसको बेचो। बहुत सारा ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे क्या करती है बच्चों, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, उत्पादन पर नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं बच्चों, क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर आगे बढ़ जाएं। ओके की रिपोर्ट होनी चाहिए बच्चों। चलो, मजा आ रहा है, समझ में आ रही सारी चीजें। चलो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार का लाभ बच्चों, क्या लाभ हुआ बच्चों? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी के विस्तार का सबसे बड़ा लाभ जो हुआ वो ग्राहक को हुआ है। ग्राहक को क्यों है बच्चों? क्योंकि ग्राहक के पास क्या है बच्चों, ऑप्शंस हो गए हैं, विकल्प हो गए हैं, ठीक है, विकल्प हो गए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उन्हीं को फायदा हुआ है, ठीक है। अब इसको समझो, विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे उनका लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों, क्या जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, या जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। वो समाज कल्याण के लिए बहुत कम कंपनीज ऐसी, जैसे टाटा के बारे में मैं कहता हूं कि उसने वो उद्योगपति कम थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए, हमारे लिए बहुत किया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज का एक अपना मोटिव होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अब वो लाभ कैसे कमा सकते हैं बच्चों? लाभ तभी कमा सकते हैं कि जब उन्हें जो उनका जिस चीज का उन्हें उत्पादन करना है, वो उस चीज का जो संसाधन है, जो भी चीजें हैं, वो उनको क्या है, सस्ते दामों पर मिल जाए। और क्या हो बच्चों, और जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, जिनकी गुणवत्ता भी क्या है बच्चों, अच्छी हो, तभी क्या है जो कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको तभी क्या है लाभ होगा, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले क्या है संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे उनका लाभ अधिक बढ़ जाता है। और इनको क्या होता है बच्चों, अधिक सस्ते दाम पर क्या श्रमिक भी मिल जाते हैं, इसका भी इनको लाभ होता है। दूसरा देखो, उत्पादन के विस्तार से बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर क्या है बच्चों, उत्पन्न करती है। रोजगार के अवसर भी होती है। जैसे बच्चों अगर आप देखो, जैसे भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एमएनसीज कंपनी है, जो भारत में खोली गई। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, एक 1995 में एक फोर्ड क्या है बच्चों, एक अमेरिकन कंपनी है बच्चों। फोर्ड ने क्या किया, भारत में क्या है 1995 में क्या है अपना कारखाना खोला, तमिलनाडु में, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में खोला बच्चों। अब जब उसने अपना यहां कारखाना खोला होगा तो काम किसको मिलेगा बच्चों, रोजगार किसको मिलेगा? 1995 में जब उसने अपना कारखाना 1995 में जब अपना कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में खोला, तो कहां के लोगों को रोजगार मिलेगा? तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा बच्चों। आप समझो बच्चों कि जब उसने कारखाना खोला और उसके बाद 2017 में आते आते बच्चों उसने क्या है 88,000 कारें जो है भारत में बेची, और 1,81,000 से ज्यादा कारें जो है बच्चों वो दुनिया के अन्य देशों में बेची। अब जब इतने कारों का उत्पादन होगा बच्चों, इतने कारें बनाई जाएंगी भारत में, तो उसको बनाने के लिए जो इंजीनियर है, जो और भी चीजें, वो कहां से आएंगे? भारत की। तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जब भी किसी देश में जाती है तो उस देश के लोगों को क्या है बच्चों, रोजगार मिलता है। आज की जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, अपने देश में रोजगार की समस्याओं को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या कर रही है, बहुत ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या है अपने देश में बुला रही है, ताकि क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आएंगी तो उनके देश के लोगों को क्या है, रोजगार मिले। देश के लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, रोजगार मिलेगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बच्चों एक लाभ यह भी हुआ, और तीसरा लाभ, और एक लाभ मैंने आपको यह बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या है, ग्राहक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि ग्राहक के आते, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आते ही क्या बच्चों, बाजार में क्या है, अलग अलग कंपनियों की एक ही चीज के, एक ही उत्पाद की अलग अलग कंपनी है और उनके अलग अलग दाम हैं। तो ग्राहक के पास ये ऑप्शन आज हो गया है कि वो सस्ती से सस्ती चीजें खरीद सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही कंपनी, जैसे बच्चों भारत में एक खिलौना बनाने वाली कंपनी होती थी, वो कंपनी वही थी। अब और कोई कंपनी मार्केट में थी नहीं, तो लोगों को मजबूरी में उसी की कंपनी जो चीजें खरीदनी पड़ती थी और वो महंगी रहती थी। लेकिन जैसे ही चीन की एक कंपनी जो भारत में जब आई, उसने क्या कर लिया, लगभग 2 साल में ही बच्चों भारत के हर दुकान में क्या है, उसी के सामान बिकने लगे। चाइना के सामान 70% तक चाइना सामान होने लगा। अब उनके जो खिलौने होते थे वो एक तो सस्ते होते थे, दूसरा उनकी गुणवत्ता अच्छी होती थी, वो मशीन के बने होते थे, उन्हें फिनिशिंग अच्छी होती थी, तो लोग उसको खरीदते थे। तो अब उन लोगों के पास ऑप्शन हो गया ना, एक भारतीय एक चाइनीज, जो सस्ता होगा, जो अच्छा होगा, वो खरीद सकते हैं। तो ये भी होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से लोगों को ये फायदा भी होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आप लिख सकते हो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े, ओके की रिपोर्ट।
चलो ओके की रिपोर्ट है तो लिखते रहना ओके की रिपोर्ट। चलो अब हम बात देखेंगे बच्चों, विभिन्न देशों में उत्पादन को आपस में जोड़ना। उत्पादन को कैसे आपस में जोड़ते हैं बच्चों, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों को उत्पादन को निम्नलिखित तरीकों से जोड़ती हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले बच्चों क्या है, निवेश। निवेश अभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले इनको जान लो कि कौन कौन से ऐसी जो कारक होते हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न देशों के उत्पादन को क्या है, बढ़ावा देते हैं या उनको आपस में जोड़ते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, विदेशी निवेश। एक निवेश होता है, दूसरा विदेशी निवेश। और संयुक्त उद्यम, मैंने आपको बताया दो कंपनियां मिलकर जब क्या करती हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं उसे संयुक्त उद्यम कहते हैं। स्थानीय कंपनियों का अधिकरण करना, यह भी आपने पढ़ा अभी आपको, ठीक है। और स्थानीय कंपनियों के साथ अनुबंध करना, यह भी एग्रीमेंट कर लेना कि इस चीज का आप उत्पादन करो और हम खरीद लेंगे और इसके बाद क्या है, हम आपको आपके बाजार में उसको बेचेंगे। ठीक है, ये है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट में डाल लियो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम इनके बारे में इंडिपेंडेंट पढ़ने वाले। अब हम देखेंगे निवेश क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे निवेश क्या होता है। देखो निवेश बच्चों क्या है, वह धनराशि है। निवेश बच्चों क्या है, वह संपत्ति है जिसमें क्या है बच्चों, किसी तरीके की भूमि या अगर हम बात करें भवन, मशीन और अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए क्या है, व्यय की जाती है या खर्च की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, निवेश कहते हैं। निवेश कहते हैं। जैसे कोई कंपनी है बच्चों, और उस कंपनी ने क्या किया बच्चों, अब छोटी कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या किया कि मान लो उस कंपनी को बड़ा करना था, अपनी कंपनी को। छोटी सी एक कंपनी है, मान लो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जमशेदजी टाटा जी ने जब अपनी कंपनी शुरू की होगी तो बहुत छोटी कंपनी होगी, उसका बड़ा उतना ज्यादा बड़ा व्यापार नहीं रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने एम्पायर को क्या बड़ा किया, अपने उद्योग को क्या बड़ा किया। लेकिन उसके लिए क्या किया उन्होंने, जब छोटी कंपनी थी फिर उन्होंने क्या बड़ी कंपनी बड़ी करने के लिए और अपना विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या किया, जमीन खरीदा। जमीन में क्या है, पैसा खर्च किया। तो जो जमीन खरीदने में जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो निवेश है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी उद्योगपति द्वारा या किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा जब किसी वस्तु को खरीदने में, जैसे मशीन है, उपकरण है, या अगर हम बात करें आपकी भूमि है, ठीक है, इन तरीके की चीजों को खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है ना, उसे निवेश कहते हैं। उसे निवेश कहते हैं। अब निवेश को बच्चों आप अपने फालतू के खर्च से मत जोड़िएगा। मतलब आपके पास पैसा है और आपने टी शर्ट में पैसा खर्च कर दिया, शर्ट खरीद ली, तो वो आपका निवेश नहीं है बच्चों, वो आपका खर्च है। बात याद रखना, निवेश और खर्च में डिफरेंस होता है। निवेश हमेशा आपको प्रॉफिट देगा, निवेश हमेशा आपको आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, निवेश ये होता है। खर्च का मतलब ये है कि आपने कोई चीज खरीदी, आपने लग्जरियस चीज खरीदी, उसको खर्च कर दिया, वो निवेश नहीं। जैसे आपका एजुकेशन है, आप एजुकेशन में पैसा खर्च करो तो वो आपका निवेश है बच्चों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में क्या है, आपको प्रॉफिट देगा। तो जो एजुकेशन में पैसा खर्च करे वो निवेश एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको लंबे समय में दिखने को मिलेगा, देखने को क्या है, मिलेगा। तो वो निवेश है बच्चों। ठीक है, आप पता चल रहा है मार्केट में जा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, तो वो निवेश नहीं है बच्चों, है ना, वो आपका निवेश नहीं है, वो आपका खर्च है, वो मित व्ययिता बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि हर जिस पैसे को खर्च करना निवेश ही नहीं होता बच्चों। निवेश का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को खर्च कर रहे हैं किसी चीज पे, तो वो लंबे समय में क्या हमें क्या है, प्रॉफिट देगा। ठीक है, उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, तो हम निवेश क्या है बच्चों, आप देख लो, वह धन है जो संपत्ति, जैसे बच्चों भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों को, ठीक है, उपकरण खरीदने में खर्च किया जाता है, निवेश कहते हैं बच्चों। ठीक है, निवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों विदेशी निवेश क्या बच्चों, विदेशी निवेश का मतलब जब इन्हीं चीजों पर बच्चों कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति पैसा खर्च करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब जो भी भूमि हो, मशीन हो या अन्य उपकरणों पर जब कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी किसी अन्य देश में क्या है बच्चों अपना निवेश करती है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, विदेशी निवेश। मतलब मैं जैसे हूं, मान लो जैसे मैं अपना नहीं लेता, मैं इतना बड़ा उद्योगपति भी नहीं हूं। मान लो जो रतन टाटा जी है बच्चों, रतन टाटा जी ने बच्चों क्या किया है, दुनिया यूरोप के 19 देशों में क्या है अपनी कंपनी खोली है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर क्या है बच्चों, निवेश किया। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया के अन्य देशों के, जैसे शेयर मार्केट में क्या है अपना पैसा लगाते हैं, वो भी तो बच्चों क्या है, विदेशी निवेश है बच्चों। भारत की जो अडानी ग्रुप्स में बच्चों अगर हम बात करें, गौतम अडानी जी की जो कंपनी है, उसमें बहुत सारे विदेशी लोगों का क्या है बच्चों, उन्होंने पैसा लगाया है, तो वो क्या है बच्चों, उनका निवेश है ना। भारतीय कंपनी है एक, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के लोग क्या उसमें निवेश कर रहे हैं, तो क्या है, विदेशी निवेश। कोई व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा जब किसी अन्य देश में क्या है बच्चों, ठीक है, निवेश किया जाता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। क्लियर है? तो देखो विदेशी निवेश, अब देखो विदेशी निवेश तब होता है जब एक देश की कंपनी या व्यक्ति किसी अन्य देश में, देखो
किसी अन्य देश में स्थित कंपनी की परिसंपत्ति या स्वामित्व हिस्सेदारी में निवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विदेशी निवेश कहते हैं। क्लियर है बच्चों? विदेशी निवेश क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त उद्यम मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जैसे बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, वो किसी अन्य देश, जैसे भारत की एक कंपनी, कोई छोटी कंपनी, और अमेरिका की कोई बहुत बड़ी मान लो अमेजन कंपनी। अब अमेजन कंपनी क्या करे, भारत की किसी लोकल कंपनी से क्या है, वो एक उद्यम कर, मतलब क्या है, एक पार्टनरशिप कर ले, उसी को क्या कहेंगे बच्चों? संयुक्त उद्यम कहेंगे। ठीक है, तो देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी स्थानीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाती हैं और विभिन्न परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए अतिरिक्त निवेश प्रदान करती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको लगता है कि आप उत्पादन नहीं कर पा रहे। क्यों? उत्पादन आपके पास ज्यादा बड़ा आधार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास निवेश नहीं है। अब निवेश नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो आप निवेश नहीं कर पा रहे अपनी कंपनी में। तो भैया हम बहुराष्ट्रीय कंपनी, हमारे पास बहुत पैसा है, आपको मैं पैसा लगा रहा हूं आपकी कंपनी में और आप उत्पादन क्या है बढ़ाओ। अब ये क्या हो गया बच्चों? ये टाई अप हो गया। ये एक तरीके से कह लो कि इन्होंने हाथ मिला लिया उत्पादन को लेकर। जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या है, आधा आधा बांट लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त उद्यम बोलते हैं। इसी को ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर नामक आपने शब्द सुना होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण करना। आपको मैंने बताया कि जैसे भारत में क्या थी, एक परख नामक तेल कंपनी थी जिसका बाजार भारत में अच्छा था। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय कंपनी नहीं थी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, एक लोकल कंपनी थी, भारत की स्थानीय कंपनी थी, जिसका तेल उत्पादन के मामले में या तेल के वितरण के मामले में बहुत अच्छा था। वो मार्केट उसका बहुत अच्छा था मार्केट। लेकिन भारत की जो अमेरिका की कंपनी आई कारगिल फूड, उसने क्या किया, उसका क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने क्या किया, अपने तेल के उत्पाद को क्या है, ये वस्तु को बहुत कम दामों बेचा बाजार में। पहले बाजार को क्या है, कैप्चर किया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो परख फूड था उसको बहुत ज्यादा घाटा होने लगा क्योंकि उसके सामान बिक ही नहीं रहे थे। और धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी कंपनी को क्या है, इसी कारगिल फूड को क्या बेच दिया। ये क्या होगा बच्चों? ये क्या बच्चों? ये क्या है, एक लोकल कंपनी के द्वारा, मतलब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा क्या है, एक लोकल कंपनी को खरीद लेना। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कंपनियों का अधिग्रहण करना। अब देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन कंपनियों का विस्तार करने के लिए कंपनियों या उत्पादन इकाइयों को खरीदती है। उदाहरण देखो मैंने दिया भी है, अमेरिका की कारगिल फूड ने भारत में परख फूड का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? उन्होंने क्या, बाद में मजबूरी है, उनको बेच दिया गया, बेच देती है वो कंपनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ अनुबंध करना। अनुबंध कैसे? देखो, एमएनसीज अपने ब्रांड के नाम के तहत दुनिया भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों को ऑर्डर भी देती, मैंने अभी आपको समझाया था, या विभिन्न उत्पादकों के लिए कीमतें, गुणवत्ता, डिलीवरी और श्रम की स्थिति निर्धारित करती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं दुनिया के अन्य देशों, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे उत्पादकों को है ऑर्डर दे देती है, और ऑर्डर देकर क्या है, वो कहती है कि आप इस चीज का उत्पादन करो। उत्पादन करने के बाद दुनिया के देशों के बाजार में हम इस चीज को इसको बेचेंगे, उसकी गुणवत्ता वही निर्धारित करेंगे, सब कुछ वही निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों। इसको भी क्या करेंगे आप आगे, इसको भी क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेके और फिर हम आगे मूव करेंगे बच्चों। मजा आ रहा है बच्चों? समझ में आ रही सारी चीजें? बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान है। और ये ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा सा आपको लगेगा बस, लेकिन आप अगर पेशेंस बनाकर बैठोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चे, अब देखो विदेशी व्यापार मतलब बच्चों, विदेशी व्यापार बहुत आसान है बच्चों। अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की बच्चों, तो विश्व के जो देश हैं, विश्व के देशों के बीच होने वाले, देखो बहुत आसान सी बातें होती है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है इस चैप्टर के अंदर। विश्व के देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार। सीधी सी बात है बच्चों। ठीक है, अब देख लो बच्चों, विदेशी व्यापार मूलतः विश्व के दो अलग अलग देशों के बीच होने वाला व्यापार है भैया। एक भारत है, ठीक है, एक भारत है और एक अमेरिका है। इन दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसको विदेशी व्यापार बोलते हैं। अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो लेन देन हो रहा है, जो आयात निर्यात हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? विदेशी व्यापार बोलते हैं। हमारी वस्तुएं वहां निर्यात हो रही और हम उनकी वस्तु को आयात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बच्चों? आयात निर्यात। इसी को क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार मूलतः विश्व के दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में हर देशों के साथ क्या है, जैसे भारत है, भारत का सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बच्चों, भारत का सिर्फ अमेरिका के साथ व्यापार नहीं हो रहा, चाइना के साथ है, जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, यूएई के साथ है, दुनिया के तमाम देशों के साथ हम क्या कर रहे हैं? व्यापारिक संबंध बनाकर रखें। तो इस अब दुनिया के एक अंतरराष्ट्रीय, इसीलिए क्या इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ठीक है, अब निवेश क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कंपनी या व्यक्ति द्वारा, ठीक है, संपत्ति पर, जैसे अगर हम बात करें मशीन है, भूमि है, और बच्चों अगर हम बात करें अन्य उपकरणों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, निवेश कहते हैं। मैंने आपको बताया था परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय भी चाहिए, मुद्रा को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया आपको बच्चों निवेश। ठीक है, बहुत आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली दिमाग, अगर क्लास को ध्यान से आपने सुन लिया मेरे बच्चों ना, खाली ध्यान से क्लास को सुन लिया, उतने में ही आपके सारे क्वेश्चंस में क्या है, हल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बच्चों बात करेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। किस तरीके से विदेशी व्यापार ने विश्व के बाजारों को क्या है बच्चों, एकीकरण कर दिया या उसको एकीकृत कर दिया। आज आप देख लो बच्चों कि दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, दुनिया के अलग अलग देशों की क्या है वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। जैसे भारत की अगर हम बच्चों बात करें तो भारत में ही अगर मार्केट में अपने चले जाओ तो आपको अलग अलग ब्रांड की अलग अलग वस्तुएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है कि ये जब विश्व जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले के युग में देखोगे तो आपको इतनी ऑप्शंस या इतने विकल्प नहीं मिलेंगे, लेकिन आज बाजार में आपको दुनिया भर के विकल्प मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की वस्तुएं क्या है भारत के बाजार में क्या है बेची जा रही हैं। ठीक है, तो व्यापार ने क्या कर दिया बच्चों, जो विदेशी व्यापार है उसने क्या कर दिया, दुनिया के देशों के बाजारों को क्या है बच्चों एकीकृत कर दिया। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, आपको भारत के, अमेरिका के, चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, वो आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, आपको आसानी से क्या है मिल जाएंगे। आज बच्चों आप अगर जम्मू कश्मीर के किसी ऊंचे इलाके में भी चले जाओगे, पहाड़ी इलाके में भी, वहां भी आपको कोका कोला देखने को मिल जाएगा, वहां भी आपको चिप्स देखने को मिल जाएंगे, वहां भी आपको तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी जो हमारे भारत में उत्पादित भी नहीं हो रही, नूडल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि विदेशी व्यापार ने क्या कर दिया, बाजार को पूरी तरीके से एकीकृत कर दिया। एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए बच्चों जिसने कहा है कि जो आज विश्व है ना बच्चों, वो एक देश की तरह नहीं बल्कि उससे छोटी इकाई एक गांव की तरह बिहेव कर रहा है, या उससे छोटी इकाई को कह ले एक परिवार की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब आप देख लो कि ये पूरा का पूरा विश्व बच्चों ना आज कहता है कि खाने की एक थाली में समा जाता है। पूरा का पूरा विश्व जो है आज खाने की एक थाली में समा जाता है। मतलब उसका कहने का मतलब क्या था? तो वो कह रहे थे कि अगर आप एक थाली लो और दुनिया भर के फूड्स जो है आप थाली में अपने बना सकते हो, आपको मिल जाए। मतलब आपके देश में आपको नूडल्स भी मिल जाएगा, चाइनीज भी मिल जाएगा, पास्ता भी मिल जाएगा, भारतीय खाना भी मिल जाएगा। ठीक है, और दुनिया भर के जो देश है, अमेरिका के जो भी चीज है, ठीक है, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। तो आज दुनिया इतनी ज्यादा एकीकृत हो चुकी, बाजार इतना ज्यादा एकीकृत हो चुका है। ठीक है, चलो आगे उसी की बात करें। देखो, लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। कैसे बच्चों इसको समझोगे? तो जैसे बच्चों जब हम बात करते हैं प्राचीन काल की या मध्यकाल की, प्राचीन काल में बच्चों क्या है, हम रोमन साम्राज्य के साथ हम व्यापार कर रहे थे। हम रोमन साम्राज्य के साथ क्या व्यापार कर रहे थे, वो भी हमारा विदेशी व्यापार था। रोमन जो साम्राज्य था वो हमारे यहां से बहुत सारे जो सूती कपड़े जो हैं वो वहां रोमन साम्राज्य में जाते थे। इसी को लेकर प्लिनी ने एक बार कहा था कि भारत का जो वस्तुओं का इतना ज्यादा हमारे यहां आयात किया जा रहा है कि उससे क्या हो रहा है कि हमारे यहां की जो स्त्रियां हैं रुमाल तक भारत के बने सूती वस्त्र से करती हैं। मतलब रुमाल का जो यूज कर रही है वो भी भारत के सूती वस्त्र, सूती कपड़े से बना है। इतना ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पे तो ये विदेशी व्यापार पहले से हो रहा था। और बच्चों अगर हम बात करें तो और आगे चलते हैं तो जो हमारा जो है कि हमारा मध्य, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया के साथ क्या हमारा व्यापारिक संबंध था। तो प्राचीन काल से ही क्या हमारा विदेशी व्यापार संबंध था। ठीक है, और अगर पीछे चले जाए तो हड़प्पा सभ्यता में देखो हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या है, इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। तो बहुत प्राचीन काल से क्या है हमारे यहाँ विदेशी व्यापार हो रहा था। ठीक है, और ये क्या कर रहा था, ये दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी कर रहा था। क्योंकि जब भी कोई व्यापारी भारत में आएगा या दुनिया के अन्य देशों में जाएगा तो अपने साथ क्या है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना खान पान सब लेकर जाएगा। और इसी के तहत क्या है दुनिया के अलग अलग देशों में क्या है आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, विदेशी व्यापार निम्नलिखित तरीकों से बाजारों के एकीकरण में मदद करता है। क्या क्या तरक है देखो, यह विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाता है। ये तो बहुत आसान है बच्चों। हम भी अगर हम व्यापार कर रहे थे, शुरुआत में विदेशी व्यापार जब लोगों ने करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या करते थे लोग,
एक वस्तु को दूसरे एक देश के क्या है, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई, उसका मेन पर्पस क्या था बच्चों? उसका मेन पर्पस ये था कि वो भारत के जो मसाले हैं, ठीक है, उनको क्या है यूरोप में ले जा पाए। तो ये कहते हैं वस्तुओं और सेवाओं को क्या है आवाजाही सुगम बना रहा है बच्चों, ठीक है, या क्या है विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाता है। पहला बात तो ये विदेशी व्यापार में, ठीक है, मतलब कोई भी देश किसी भी वस्तु को ले जा आ जा, जैसे आज चाइना की वस्तुएं हमारे भारत में आ रही है और हमारी वस्तुएं जो है चाइना में जा रही है। आज हमारी वस्तुएं क्या है अमेरिका में जा रही है और अमेरिका की वस्तुएं हमारे यहां जा रही है। लोग हमारे यहाँ क्या बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने जा रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तो ये सेवाएं दे रहे हैं ना, अलग अलग देशों में सेवाएं दे रहे हैं ना भाई। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, टीचर है, ये सब क्या बच्चों, ये सर्विस सेक्टर का व्यक्ति होता है जो क्या कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहा है, ठीक है। या उपभोक्ता को अधिक विकल्प उपलब्ध कराता है, यह भी बात है। उपभोक्ता मैंने मतलब ग्राहक बच्चों, ग्राहक जो होता है उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि भारत में चले जाओ तो भारत में एक ही वस्तु है, मान लो कोई तेल खरीदने गया, अब वो तेल भी अलग अलग क्या है, अलग अलग ब्रांड का है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड का आपको मिल जाएगा, वेलकोलू का मिल जाएगा, ठीक है, और ना जाने कितने कितने तरीके के है ना आते हैं, तो अलग अलग है। तो लोगों के पास क्या, उपभोक्ता के पास क्या है, ग्राहक के पास क्या बच्चों, विकल्प है। ये विदेशी व्यापार क्या कर रहा है बच्चों, उपभोक्ता को क्या कर रहा है, विकल्प भी प्रदान कर रहा है, ठीक है। लोगों, विचारों और प्रौद्योगिकी के आवागमन को सुगम बनाता है। शुरुआत में लोग इधर उधर गए, लोग गए, अब देखो विदेशी व्यापार में क्या होगा, जब लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो लोगों के साथ उनका विचार भी जाएगा, विचार जब जाएगा तो क्या है बच्चों, बहुत सारी प्रौद्योगिकी है, बहुत सारी नवाचार है बच्चों, वो भी क्या है दूसरे देशों में जाती हैं, लोगों की संस्कृति जाती है, धर्म एक जगह से दूसरे का ट्रेवल करता है। बच्चों देखो मुस्लिम धर्म जो भारत में आया है, कि भारत का मूल ओरिजिन धर्म है नहीं बच्चों, ये भारत में मध्य एशिया से भारत में आया है। तो कब आया बच्चों, तो ये लोग जब भारत में आए, पहले अरब व्यापारी लोग पहले भारत में आए, यहां बस गए, तो बहुत सारे लोग यहीं रह गए, बहुत सारे आक्रमणकारी यहां आए, तो अलग अलग तरीके से व्यापार के माध्यम से और दूसरे तरीके से क्या है यहां पर लोग आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तरीके होती हैं। विदेशी व्यापार क्या करता है, ये सारी चीजों को बढ़ावा देता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो जब अरेबियन व्यापारी जब भारत में आ रहे थे तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे थे। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पैजामा कुर्ता पहना जाता है, वो पैजामा कुर्ता हमारे भारत का मूल नहीं था बच्चों, वो अरब व्यापारी लोग पहनते थे, उनको देख देख कर हम लोग सीख लिए, तो वो क्या वो उनकी संस्कृति को हमने क्या थोड़ा बहुत अपना लिया, ठीक है। तो ये बातें हैं, क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ें। अब देखो उत्पादकों को स्थानीय घरेलू बाजारों से परे अपने उत्पाद बेचने का अवसर देता है विदेशी व्यापार, यही बात है बच्चों। मैंने आपको क्या, जैसे आप देखो कि मान लो टाटा नमक है बच्चों, टाटा नमक है बच्चों, ठीक है, टाटा नमक है। अब ये टाटा नमक बच्चों जो क्या है भारत में तो बिक ही रहा है बच्चों, मेरे बच्चों भारत में तो बिक ही रहा है, ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी बिक रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका, यूएसए में बच्चों, ठीक है, अगर हम बात करें तो फ्रांस में, ठीक है, और अलग अलग देशों में क्या है बच्चों, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ठीक है, या हम अफ्रीकन जो देश हैं उनकी बात करें, वहां पर क्या है बच्चों, ये सब बिक रहा है। तो ये टाटा क्या है, भारत का उत्पाद है, लेकिन ये क्या है दुनिया के अलग अलग देशों में बिक रहा है। ये विदेशी व्यापार की वजह से तो संभव हो पाया, ठीक है, विदेशी व्यापार की वजह से तो संभव हो पाया, ठीक है। तो ये देखो खरीदारों को वस्तुओं के अधिक विकल्प मिलते हैं, मैंने बताया ग्राहक को क्या है अधिक विकल्प है, उनके सामने क्या है टाटा नमक भी है और भी दुनिया भर के जो नमक है वो भी है, और उनमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक खरीद सकते। जैसे आप गए बच्चों, आप मार्केट गए, आपने शर्ट लेना है, आप कोई शर्ट लेने गए तो आपको दुनिया भर के शर्ट के नाम मिल जाए, लेवाइस है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के नाम है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप किसको खरीदना चाहते हैं, आप सस्ता लेना चाहते हो, आप महंगा लेना चाहते हो, या बजट में है जो हल्का ज्यादा महंगा भी नहीं ज्यादा सस्ता भी नहीं, ये आपके पास विकल्प है, आप खरीद सकते हो इतने ज्यादा। विदेशी व्यापार ने संभव कर दिया, क्या है विदेशी क्या है उसमें अपोलो की जो शर्ट है, ये सब क्या है टी शर्ट है, जो इससे उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ती है, ये भी बढ़िया कह रहा है बच्चों। क्या है बच्चों देखो शुरुआत में जब अगर हम बात करें तो होता क्या था कि बच्चों जब भारत में, जब तक चाइना की जो खिलौना कंपनी भारत में नहीं आई थी, उस समय तक भारत की खिलौना कंपनी की भारत के बाजार पे क्या है एकाधिकार था, मतलब वही क्या है बेच रहे थे, अपनी मनमानी के हिसाब से बेच रहे थे, वस्तुएं क्या है महंगी होती थी, उनका खिलौने का जो वस्तु दाम होता महंगा होता था, और क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं थी। लेकिन जब बाद में क्या है चाइना की जो खिलौना कंपनी जब भारत में आई, और उसने क्या है उसकी गुणवत्ता अच्छी थी, उसकी मशीन से बनी हुई थी, फिनिशिंग अच्छी थी,
ठीक है, फिनिशिंग अच्छी थी तो क्या हुआ बच्चों, उसने और उसका दाम भी कम था। तो अब क्या होगा, भारत की कंपनी के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि वो क्या करे, इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, इस मार्केट में बने रहने के, खिलौना बाजार में बने रहने के है, उसको अपनी वस्तु की गुणवत्ता सही करनी होगी, अपने उत्पादों की गुणवत्ता सही करनी होगी, और दूसरा उसको उतना कह सकते हो मूल्य रखना होगा जिससे बाजार के लोग उसे खरीद सके। तो ये क्या बच्चों, एक फेयर क्या है बच्चों, एक तरीके से कह सकते हो आपको प्रतिस्पर्धा देता है बाजार में। तो ये सारी चीजें क्या है, विदेशी व्यापार आने से क्या है, बाजार में ये सारी चीजें फायदा हुई और लोगों को इस चीज का बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, वैश्वीकरण बच्चों क्या है, अब हम आते हैं बच्चों वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण बच्चों, सबसे पहली बात, एक ध्यान सुनना मेरी बात को, है ना, कुछ भी नहीं अभी करना, ध्यान सुनो बच्चों। वैश्वीकरण क्या है बच्चों, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जो लगातार कई सालों से चली आ रही है, मतलब कई शतकों से चली आ रही है, कोई एक दिन में ये विकसित नहीं बच्चों। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो काफी सालों से चली आ रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी चीजें हैं, जैसे चाहे लोग हो, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी है, संस्कृति है, धर्म है, ठीक है, और जो भी चीजें वो क्या है, एक देश से दूसरी जगह क्या है, बाधा रहित, है ना, क्या है वो, क्या है, मूव करती रहती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या बच्चों, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग, वस्तुएं, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, संस्कृति का एक देश से दूसरे देश में क्या है, आदान प्रदान होता रहता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, आज देखो बच्चों, आज आप देखो कि दुनिया के अन्य देशों में क्या है, भारत के कई लोग क्या है आज काम करने जा रहे हैं। तो कैसे काम क्यों कर पा रहे, क्योंकि वैश्वीकरण का दौर है। आज दुनिया में अगर हम बात करें तो अमेरिका में भारत की बहुत सारी आबादी है, लगभग 29% लोग क्या है अमेरिका में है, 26% लोग जो बच्चों कहां पर है, तो सऊदी अरेब में है। तो ये इतने प्रतिशत लोग बच्चों अगर आप देखो, तो आप देखो क्या है, अलग अलग देश में भारत के लोग रह रहे हैं, जर्मनी, रशिया, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के लोग रह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से क्या है, लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, तो अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे जीवन स्तर के लिए क्या है, दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों संभव हो पाया, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से ऐसा हो पाया। आज लोग जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जब लोग गए तो उनके साथ विचार गया, उनका आइडिया गया, उनके साथ ये सारी चीजें गई। जब लोग वहां गए, जैसे आज बात करो वैश्वीकरण के दौर में, हिंदू लोग क्या है, जब वहां सऊदी यूएई गए, तो यूएई में क्या हुआ बच्चों, एक मंदिर बना दिया गया। आपने देखा कि सऊदी अरबिया में क्या है, एक मंदिर बनाया गया, है ना, मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने क्या किया, एक मंदिर बनवाया, राम जी का मंदिर बनवाया। तो धर्म, क्योंकि भारत में सऊदी अरबिया में वहां के लोग, वहां की आबादी क्या है, बहुत ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदुओं के लिए क्या है, धर्म के आस्था का विषय है, तो क्या है, राम का मंदिर बना दिया। ऐसे बच्चों देखो कि अमेरिका में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अमेरिका में दिवाली के दिन व्हाइट हाउस में बच्चों, जो वहां का वो है संसद, व्हाइट हाउस में क्या किया बच्चों, राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस में क्या किया, दिए जलाए जा रहे हैं। तो क्या है बच्चों, धर्म का भी तो फ्लो हुआ वहां पर क्या है, लोग वो भी तो किए जा रहे हैं। छठ पूजा बच्चों, नदियों के किनारे, वहां जो लोकल नदियां हैं, लोग छठ पूजा मना रहे हैं वहां पर। तो ये क्या बच्चों, धर्म, संस्कृति भी गई, धर्म भी गया बच्चों। तो ये क्या, वैश्वीकरण ने क्या है, इन सब चीजों को क्या कहते हैं बच्चों, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, वैश्वीकरण विश्व दृष्टिकोण, उत्पादों, सेवाओं, संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया है। अंतरराष्ट्रीय मैंने बताया ना, एक दूसरे में क्या है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, भारत में बहुत सारे लोग आए। वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि कैसे व्यापार और प्रौद्योगिकी ने दुनिया को एक अधिक जुड़ा हुआ और अन्योन्य शासित बना स्थान दिया है। वैश्वीकरण इसके परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को भी अपने दायरे में रखता है। भैया दुनिया में लोग जब इधर उधर गए तो उसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब चीजों में क्या है, बहुत सारे क्या है, परिवर्तन है। अब इसे राजनीतिक परिवर्तन देखो बच्चों ना, कि अमेरिका ने अपने संविधान में परिवर्तन करते हुए भारतीय लोगों को बहुत सारे अधिकार दे दिए, जो वहां के निवासी बन गए हैं, नागरिक बन गए। उनको क्या है बच्चों, क्या मिला है, तो वो क्या है, अपने धर्म की जो भी चीजें हैं, अपने धर्म की जो रीतियां हैं, जो भी रिवाज हैं, जो भी त्योहार हैं, उनको मना सकते हैं। तो ये क्या बच्चों, ये राजनीतिक परिवर्तन किया वहां के देश के सिस्टम में। ऐसी भारत में बच्चों क्या है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, वैश्वीकरण क्या करता है, जो देश है या दुनिया के क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों में क्या है, बड़ा परिवर्तन लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े।
अब देखो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, मतलब देखो वैश्वीकरण जो है धीरे धीरे तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन वैश्वीकरण को गति प्रदान करने में कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा भूमिका अदा की। जैसे बच्चों कौन कौन से कारक हैं, तो प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का मतलब बच्चों क्या है, बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हो जाना, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का विकास हो जाना। जैसे बच्चों क्या है, आज देखो कि आप गाड़ियां हैं, नई नई गाड़ियां हैं, ठीक है, आज आप देख लो कि अगर हम बात करें तो जैसे आज आपको मान लो भारत से बच्चों क्या है, आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, तो आज आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यानी पहले क्या अमेरिका जाने के लिए साल लग जाते थे, आज आपको क्या है बच्चों, आज आराम से आप क्या है फ्लाइट बुक करो कोई भी, और आराम से जो भारत से अमेरिका जाती हो 10 घंटे 11 घंटे 8 घंटे 9 घंटे में पहुंचा दे रही, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ये प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया बच्चों, इसने क्या कर दिया बच्चों, जो वैश्वीकरण है उसकी गति को क्या है फास्ट कर दिया, ठीक है, उसको और ज्यादा संभव बना दिया, ठीक है। परिवहन में सुधार हुआ बच्चों, परिवहन वही मैंने आपको बताया, जैसे जो चीजें हैं जो आपका, जैसे अगर हम बात करें तो आज बाई रोड भी आप कहीं आप बहुत जगह जा सकते हो, ठीक है। परिवहन में आप देखो शिप है, एरोप्लेन है, जहाज है, ये सब क्या है बच्चों, इसने क्या कर दिया बच्चों, इसने वैश्वीकरण क्या है बहुत संभव कर दिया, इसको क्या है, इसका स्पीड बढ़ा दी, गति कर दी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जैसे बच्चों आज मोबाइल है बच्चों, आज मोबाइल बच्चों आप देख लो तो मोबाइल ने क्या किया बच्चों, मोबाइल ने क्या किया बच्चों, ठीक है, मोबाइल ने क्या किया, आप यहां पर बैठे हो, आप अमेरिका में, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भैया भाभी जो भी रह रहे हैं, आप उनसे आराम से बात कर सकते हो, आपके फैमिली में कोई भी रह रहा है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या किया, वैश्वीकरण को इसको और तेज कर दिया, ठीक है। ऐसा हो कैसे पाया बच्चों, जब हमने संचार प्रौद्योगिकी में बहुत अच्छा, जब हमने उपग्रह भेजे अंतरिक्ष में, उसके द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से क्या हम पूरी दुनिया से क्या है कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसने भी क्या किया बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या किया बच्चों, ये हो गया। दूर संचार एवं संचार उपग्रह, वही चीजें हैं, दूर संचार एवं संचार उपग्रह मतलब क्या है, आज हम बहुत सारी चीजों की न्यूज जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, न्यूज कैसे देख पा रहे हो, तो जो भी हमारे सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो वहां ऊपर भेजे गए, और वो क्या करते हैं बहुत सारे जो संचार के माध्यम से क्या है टीवी है या सारी चीजों को क्या है कनेक्ट कर देते हैं, और क्या हम दुनिया भर की जो न्यूज है आज हम अपने चाहे मोबाइल में या हम अगर बात करें तो टीवी पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दूर संचार एवं संचार उपग्रह ने भी क्या कर दिया बच्चों, वैश्वीकरण को बहुत बना दिया। और सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति, अवरोधों की समाप्ति का मतलब यह है कि सरकार क्या करती थी, पहले जो दुनिया के अन्य देशों से आने वाले जो भी आयातित वस्तु होती थी उन पर टैक्स लगाती थी, जिसको टैरिफ बोलते थे। अब उस टैरिफ की वजह से क्या होता था, लोग क्या है क्या कहते थे, लोग आना पसंद नहीं करते, या उनकी कंपनी के सामान यहां पर आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सरकारों ने क्या किया, इन पर क्या है अवरोध कम कर दिए। इससे भी क्या हुआ बच्चों, इससे भी क्या है वैश्वीकरण बढ़ा। दूसरा, पहले लोगों को आने जाने की मनाही थी, लेकिन क्या है अब देश की सरकारों ने क्या, किसी भी देश का व्यक्ति क्या किसी भी देश में जा सकता है, ठीक है, बस उसके थोड़ी मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए, आराम से ये सब कर दी। इन सब करने से क्या हुआ बच्चों, इससे भी हुआ। इंटरनेट ने बच्चों, इंटरनेट तो आप समझ रहे हो, इंटरनेट ने तो बहुत ज्यादा क्रांति ला दी। जैसे अब कहा जाता है कि 21वीं सदी है बच्चों, वो इंटरनेट का युग है, ठीक है। इंटरनेट के आने से बच्चों क्या है, हमारे विकास की जो गति है बहुत तेजी से बढ़ गई है, कनेक्टिविटी लोगों की एक दूसरे से बहुत तेजी से बढ़ गई है, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर दो, फेसबुक कर दो, किसी को भी कहीं पर भी आप अमेरिका के लोगों से चैट कर रहे हो, तो ये इंटरनेट ने पॉसिबल कर पाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, वैश्वीकरण ने क्या है इस तरीके से क्या है, जो वैश्वीकरण को जो संभव बनाने वाले जो कारक हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इनमें से 4-5 भी आप लिख दोगे तो आपको, हालांकि इसमें तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको आराम से लिख पाओगे इसमें, ठीक है। चलो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखो वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक, देखो सबसे ज्यादा जो संभव करने वाले कारक हैं वो 2 बड़े कारक हैं, एक तो प्रौद्योगिकी और दूसरा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। देखो प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार उन प्रमुख कारकों में से एक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप कम लागत पर लंबी दूरी तक माल की तेजी से, है ना, डिलीवरी हुई है। माल की तेजी से क्या हुई बच्चों, डिलीवरी हुई है। आज आप देखो बच्चों की, जैसे अगर हम बात करें तो अमेजन के जो प्रोडक्ट हैं, हालांकि वो भारत में भी बन रहे हैं, ठीक है, अमेजन जो कंपनी है, हालांकि ये डिलीवरी वाली कंपनी है, तो ये क्या करे, दुनिया के अलग अलग देशों से सामान ले रही है और दुनिया के अलग अलग देशों में बेच रही है। तो ये कैसा हो, ये प्रौद्योगिकी की वजह से हो पाया ना, हो पाया भाई। अमेजन एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करती है, जो अलग अलग वस्तु को क्या है, अलग अलग उत्पादकों से खरीद रही है, और खरीदने के बाद क्या वो जहां जो ऑर्डर होता है वहां डिलीवर कर रही है। तो ये क्या है बच्चों, ये प्रौद्योगिकी की वजह से हो पाया ना। आप उसके पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या वो कर पा रही है ऐसा,
और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बच्चों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है, जिसने पूरी दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में क्रांति ला दी है। दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने में के लिए किया जाता है। बहुत आसान है, ये सारी चीजें पढ़कर ही आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसे तो समझाना वाला है नहीं। देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दुनिया को क्या है बच्चों, बहुत छोटा बना दिया, बहुत ज्यादा छोटा बना दिया, जिसने पूरी दुनिया में वस्तु और सेवा के उत्पादन में क्या करिए, प्रसार ला करके क्या है, क्रांति ला दी। तो ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसमें कुछ, हालांकि पीछे भी मैं समझा चुका हूं, इस वजह ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। चलो, अब देखो विदेशी निवेश नीति बच्चों, विदेशी निवेश नीति बच्चों क्या है, अब इसको हम समझेंगे बच्चों। देखो, विदेशी निवेश नीति कब अपनाई जाती है बच्चों, मतलब जो सरकार है, किसी भी देश की जो सरकार होती है ना बच्चों, वो क्या करती है, अपने देश के उत्पादकों को या अपने देश के व्यापारियों या उद्योगपतियों को संरक्षित करने के लिए क्या है, एक नीति अपनाती है, जिसे विदेशी नीति कहा जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि वो अपने देश के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या जो व्यापारी हैं, उनके हितों को संरक्षित किया जाए। और जिसके तहत वो क्या करती है, विदेश नीति के तहत क्या करती है, दुनिया के अन्य देशों से होने वाले जो आयातित वस्तुओं पे क्या है बच्चों, वो अवरोध लगाती है, वो क्या करती है, टैरिफ लगाती है। टैरिफ लगाने के पीछे या आयात कर लगा देती है, जिससे क्या हो, उनकी वस्तुएं क्या है, महंगी हो जाए, और जो देश के स्थानीय व्यापारी जो उद्योगपति हैं, उनके वो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वो क्या है, पीछे ना हो। इस वजह से वो क्या करती है बच्चों, वो कंपनियां क्या करती हैं, जो विदेश सरकार जो होती है, वो क्या करती है, वो बहुत सारे अवरोधक लगाती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश नीति। देखो, सरकार द्वारा अपनाई गई विदेशी निवेश की नीति भी वैश्वीकरण को काफी हद तक प्रभावित करती है। यह देश की स्थिति को देखते हुए विदेशी निवेश को प्रतिबंधित या प्रोत्साहित करता है। ठीक है, व्यापार अवरोधक एक ऐसे ही विदेशी निवेश नीति है। ठीक है, मतलब सरकार क्या है, ये चीज का निश्चित करती है कि सरकार देश के हितों के लिए क्या जरूरी है। अगर देश के हित के लिए जरूरी है कि आयात को बढ़ाया जाए, तो फिर क्या करेगी, वो अपने जो व्यापार अवरोधक है उनको कम कर देगी, और उसको लगेगा कि नहीं, देश के व्यापारियों को, देश के उद्योगपतियों को, देश के किसानों को संरक्षित करना है, तो फिर वो क्या करेगी, विदेश से आने वाले, दुनिया के अन्य देशों से आने वाले आयातित वस्तुओं पे क्या है, आयात कर लगा देगी। ठीक है, ये सारा करके क्या है, ये सब क्या कैसे करती है, विदेश नीति के तहत करती है। ठीक है, जो सरकार जो क्या करती है, किसी भी देश की सरकार अपने देश के उद्योगों, व्यापारियों, किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए क्या है, जो नीति अपनाती है, उसी को क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, विदेशी निवेश नीति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलो, अब देखो, व्यापार अवरोधक क्या है बच्चों, देखो, सरकार द्वारा माल या सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि भारत में कोई भी वस्तु आ रही है, तो उस वस्तु का ऐसा तो नहीं कि वो वस्तु जो है भारत में अगर आएगी तो उससे क्या भारत के व्यापारियों को, भारत के उद्योगपतियों को नुकसान होगा। तो सरकार क्या करती है, दुनिया के अन्य देशों से आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर क्या है, उन पर क्या करती है, उन पर कुछ टैरिफ लगाती है, उन पर कुछ आयात कर लगा देती है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, व्यापार अवरोधक बोलते हैं। ठीक है, व्यापार अवरोधक बोलते हैं, जिसको टैरिफ भी कहा जाता है, जिसको आयात शुल्क भी कहा जाता है, आयात शुल्क के नाम से वसूल करती है। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है। देखो, सरकार माल या सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना क्या है, व्यापार अवरोधक कहलाता है। आयात पर कर, आयात शुल्क व्यापार अवरोधक का एक क्या बच्चों, उदाहरण मैंने आपको बताया। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। क्योंकि क्या करता है, कुछ प्रतिबंध लगाता है। देखो बच्चों, मान लो कोई वस्तु है, अमेरिका से कोई वस्तु आई भारत के तट पर, ध्यान सुनना, भारत के तट पर आई, यहां पर अमेरिका की कोई वस्तु। अब अगर वो आई यहां पर, तो फिर अगर सरकार को अगर उस सरकार को लगेगा कि इस वस्तु के आने से भारत के उद्योगपतियों, भारत के व्यापारियों को क्या है, नुकसान होगा, या भारत के किसानों को नुकसान होगा, तो सरकार क्या करेगी, इस वस्तु पर क्या करेगी बच्चों, टैक्स लगा देगी। टैक्स लगा देगी ताकि क्या हो, इस वस्तु का दाम क्या है बच्चों, बढ़ जाएगा। जैसे ही टैक्स लगेगा, जैसे ही कर लगेगा इस पे, क्या है, इसका दाम बढ़ जाएगा। अब दाम बढ़ेगा तो क्या है, तो फिर क्या होगा, अब इसको प्रॉफिट कमाना है, तो फिर क्या करेगा, इसको अपनी वस्तु को महंगा बेचना पड़ेगा। ये सब तरीके होते हैं सरकार द्वारा, ठीक है, अपने देश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को संरक्षित करने के। ठीक है, सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में नियमन हेतु करती है। नियमन मतलब उसको कैसे, क्या है कि वस्तु का दाम कितना हो, या कौन सी वस्तु भारत में आए, कौन सी नहीं आए, या किस वस्तु की आयात को वृद्धि करना है, आयात को बढ़ाना है, या आयात को घटाना है। ये सब करने के लिए क्या करती है सरकार,
विदेशी निवेश नीति को क्या है अपनाती है। मतलब कौन सी वस्तु का कितना आयात करना है, या उसके आयात में वृद्धि करनी है या उसके आयात में कमी करनी है, ये इसको नियमित करने के लिए, और किस वस्तु की कितने मात्रा में क्या है भारत में क्या है आयात करना है, इसके भी क्या है, इसका भी क्या करती है, नियमन करती है इसके तहत। ठीक है, विदेशी निवेश नीति के तहत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, अब देखो सरकार द्वारा व्यापार बाधाओं का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको बताया किस लिए किया जाता है। सरकारी व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि, मैंने आपको बताया विदेशी व्यापार में क्या है, ये तो वृद्धि या कटौती करने के, और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती। मैंने आपको बताया थी, मैंने यही तो बताया था कि सरकारें ये निश्चित करती हैं कि कौन सी वस्तु का कितना आयात करना है, आयात में वृद्धि करनी है, कितनी कमी करनी है, और किस वस्तु का कितनी मात्रा में क्या है बच्चों, कितनी मात्रा में किस गुणवत्ता की क्या है वस्तु को क्या है आयातित करना। इन सबको नियमित करने के लिए क्या करती है बच्चों, सरकार क्या करती है, विदेशी निवेश नीति को क्या है अपनाती है। ठीक है, फिर देखो देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। मैंने आपको बताया था कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देश के जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो किसान हैं, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार क्या करती है, विदेशी निवेश नीति को क्या है अपनाती है। ये मैं कब से चिल्ला रहा हूं ये बातें। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़े। इसका क्या है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। चलो, अब विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध बच्चों, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध बच्चों समझो। अब इसको एक स्टोरी सुनो बच्चों। हुआ क्या था बच्चों, जब भारत आजाद हुआ, ध्यान सुनना बच्चों, जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद जब हुआ तो भारत में बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो गरीबी थी, और हमारे यहां उद्योग तो एकदम खत्म हो चुके थे, ना किसी का उत्पादन उतना अच्छा हो रहा था, ना ही हमारे यहां उतने अच्छे उद्योग थे। तो आजादी, क्योंकि आजाद जब हम ब्रिटिश उपनिवेश थे तो उन्होंने हमारा एकदम शोषण कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा शोषण किया, कायदे से हमारा शोषण किया, मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने हमारा शोषण किया। तो हमारे यहां उद्योग सारे बैठ गए थे, सब उद्योग खत्म हो चुके थे, लगभग ना के बराबर उद्योग बचे थे देश में। कृषि बहुत खस्ता हालत थी, किसी में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था जितने लोगों की मांग थी। अब इन सब परिस्थितियों में क्या है बच्चों, हमें अपने देश के उद्योग को क्या विकसित करना था। अब देश में आजादी के बाद क्या 1950 से 60 के दशक में अगर आप देखोगे तो देश में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग लगना शुरू हुए। अब अगर सोचो अगर सरकार क्या करती, अगर विदेशी व्यापार को अगर बढ़ावा देती, तो जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो भी अभी विकसित हो रहे थे, या कैसे जो नवजात शिशु की तरह जो विकसित हो रहे थे भारत में, वो क्या है, वो विश्व की प्रतिस्पर्धा या बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रतिस्पर्धा में क्या पिछड़ जाते। और जब उनके मान लो जब उनके उठने का समय था, उसी समय वो पिछड़ जाते, फिर वो भारत के उद्योग जो खत्म हो जाते। तो सरकार ने क्या किया कि जो छोटे छोटे जो उद्योग 1950 और 60 के दशक में जो विकसित जो उभार रहे थे, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, विदेशी निवेश नीति को अपनाया और बहुत सारे व्यापार अवरोधक लगाए, और जिसमें क्या किया, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया, या विदेशी वस्तुओं को भारत में निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया, कुछ वस्तु को छोड़ दिया जाए। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, कुछ वस्तुओं में अगर हम बात करें, जैसे मशीनरी है, उर्वरक है, पेट्रोल हो, इनको सिर्फ भारत में आयात किया जा रहा था, बाकी वस्तुओं को क्या है, या विदेशी कंपनियों को क्या है, भारत में क्या है बच्चों, भारत में क्या है प्रतिबंध लगाया गया। क्यों ऐसा किया जा रहा था, ताकि भारत में जो उद्योग जो विकसित हो रहे थे, जो उभर रहे थे, जो एकदम नवजात शिशु की तरह थे, जिनका पालन पोषण करना बहुत ज्यादा जरूरी था, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे विदेशी कंपनियों पर क्या है व्यापार अवरोधक लगा दिए। ठीक है, या व्यापार पे क्या है उनपे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, मैंने बताया क्योंकि अगर विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर भारत में आती तो वो प्रतिस्पर्धा में जो छोटी कंपनियां थी भारत की, वो पिछड़ जाती। ठीक है, बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर क्या है बाधाएं लगा दी, क्योंकि 1950 और 60 के दशक में उद्योग अभी क्या है विकसित हो रहे थे, एकदम नवजात शिशु की तरह थे, एकदम मतलब जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनकी देखभाल करना, पालन पोषण करना जरूरी होता है। ऐसे ही उस समय जो छोटे हमारे भारत के उद्योग थे, उनको उनकी केयर करना, उनकी पालन पोषण करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी थी। इसलिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे क्या है व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय भारत में केवल अनिवार्य चीजों जैसे बच्चों मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति थी, इससे ज्यादा आप कुछ अनुमति नहीं, मतलब कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, विदेशी व्यापार का क्या था, प्रतिबंध था। वो क्यों लगाया गया ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ें।
चलो, नई आर्थिक नीति बच्चों। अब देखो बच्चों क्या हुआ जब 1950-60 के तक, ध्यान सुनते चलो बच्चों, जब ध्यान सुनते चलोगे सब समझ में आएगा। 1950-60 में जो उद्योग लगे, ठीक है, उस समय उनको संरक्षित करना जरूरी था, इसलिए सरकार ने क्या किया, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, और प्रतिबंध लगा करके उनको तरीके से संरक्षित किया। अब 1950-60 के दौर में जो लगे उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या है, वो परिपक्व होने लगे, उनका उत्पादन बढ़ने लगा, उनका निवेश बढ़ने लगा, और वो बाजार में एक अच्छी स्थिति में आ चुके थे। 1951 तक आते आते सरकार को ऐसा लगने लगा कि अब जो भारत के जो उद्योग हैं, अब वो क्या है, विदेशी प्रतिस्पर्धा करने में क्या है, सक्षम है, और अगर देश की वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ानी है और देश के उद्योगपतियों के ऊपर अगर प्रेशर बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें विदेशी व्यापार को क्या है, अब बढ़ावा देना होगा, और हमें क्या है, विदेशी व्यापार पर जो हमने प्रतिबंध लगाया उसे कम करना होगा, ताकि क्या हो, जो भारत के जो उद्योग हैं वो क्या है, वो एक तो क्या है, प्रतिस्पर्धा करेंगे तो अपनी वस्तु की गुणवत्ता को अच्छा करेंगे, और इससे क्या हो, उनके अंदर क्या है, एक तरीके से कह लो कि और जो लोग हैं उनको क्या है, उनके हितों की पूर्ति हो पाएगी। तो अब सरकार ने क्या किया, 1991 में क्या हुआ बच्चों, सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया, और जिसके तहत क्या है, विदेशी व्यापार को क्या है, खोल दिया मार्केट, कहा कि अब विदेशी लोग भी क्या है, भारत में व्यापार कर सकते हैं। और उसी क्रम में बच्चों देखो क्या होता है, 1995 में फोर्ट नामक क्या है कंपनी आती है, जो तमिलनाडु के चेन्नई में क्या करती है, अपना कारखाना खोलती है। किसके सहयोग से बच्चों, तो जो महिंद्रा जो है, महिंद्रा जो भी जेपी और ट्रैक्टर जैसे चीजें लगाते हैं, मतलब बनाते हैं, उनके सहयोग से क्या है, तमिलनाडु में क्या है, कारखाना खोला, ठीक है। अब और उसी समय दुनिया की बहुत सारी कंपनी जो है भारत में आई, दुनिया की बहुत सारी कंपनी 1991 के बाद क्या है, भारत में आई, क्योंकि सरकार ने क्या किया बच्चों, विदेशी व्यापार को बढ़ावा, विदेशी व्यापार को क्या है, अपने यहां जो बाधाएं लगाई थी उसको खत्म कर दिया, और कहा कि दुनिया के कोई भी देश क्या है, भारत में अपने उद्योग लगा सकता है, ठीक है, अपनी उत्पादन लगा सकता है, अपनी कंपनियों को लगा सकता है, क्योंकि अब भारत के उद्योग जो है काफी ज्यादा परिपक्व हो चुके थे, ठीक है। तो अब देखो 1991 के आसपास यहां महसूस किया गया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, मैंने आपको बताया, ताकि वे अपने उत्पादन तथा वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सके, क्योंकि जरूरी था ना, अगर प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो उनको फील ही नहीं होता कि हम बाजार में कैसे अच्छी गुणवत्ता कैसे लाएं, ठीक है। इसलिए भारत सरकार ने 1991 में अपनी विदेश नीति में कुछ बड़े बदलाव किए। उदारीकरण ऐसा ही एक बदलाव, उदारीकरण क्या है बच्चों, विदेशी व्यापार पर लगे गए प्रतिबंधों को या अवरोधों को हटा लेना ही क्या बच्चों, उदारीकरण, ठीक है। या कह लो कि विश्व के दुनिया के अन्य देशों के लिए, अन्य देशों की कंपनियों या व्यक्तियों के लिए बच्चों क्या है, देश अपने देश के बाजार को ठीक है खोल देना क्या है, या निर्बाध रूप से खोल देना, उसे क्या है बच्चों बोलेंगे, उदारीकरण कहेंगे। देखो आप किसी भी तरीके से लिखो, बस आपको समझना चाहिए, समझना जरूरी है, ठीक है। जब सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों या विदेशी व्यक्तियों के निवेश के लिए अपने बाजार को है ना खोल दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उदारीकरण कहते हैं। और बाजार को खोलना मतलब क्या, प्रतिबंध, आबाद प्रतिबंध, मतलब प्रतिबंध हटा देना, किसी भी तरीके कोई प्रतिबंध ना हो बाजार में, ठीक है, उसे कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। अब देखो उदारीकरण क्या है बच्चों, देखो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या बच्चों, उदारीकरण के नाम से जानिए। कितना आसान है, मैंने बताया आपको, वही तो बताया मैंने कि सरकार क्या कर ले, जो भी विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा रही है, जो अवरोध लगा रही है, उसको हटा लेना, क्या बच्चों, उदारीकरण है, उदारीकरण मानी जाती है, ठीक है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। पहले सरकार ने लिस्ट बना रखी थी कि आप इन्हीं चीजों का आयात कर सकते हो और इन्हीं चीजों का निर्यात कर सकते हो, लेकिन अभी क्या है, सरकार ने क्या है, एकदम मुक्त छोड़ दिया, बाजार के ऊपर छोड़ दिया कि बाजार के लोग, मार्केट के लोग किस चीज का आयात करना चाहते हैं, किस चीज का निर्यात करना चाहते हैं, ये वहां के लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। उदारीकरण में ये हुआ, सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। अब सरकार नियंत्रण कम करती है, नियंत्रण तभी करती है जब देश के व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों को ऐसा, सरकार को ऐसा लगने लगता है कि इस वस्तु के आने से देश के उद्योगपतियों या व्यापारियों, किसानों को नुकसान होगा, तब वो क्या करती है, कुछ प्रतिबंध लगा देती, अदरवाइज क्या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, ठीक है। वरना प्यास लगने लगी, पानी पीलो। चलो आगे बढ़े, इसको क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव बच्चों क्या हुए, तो देखो प्रभाव अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक तो बात ये हुई कि देश में प्रतिस्पर्धा आ गया, देश में प्रतिस्पर्धा आ गया। क्यों प्रतिस्पर्धा, क्योंकि लोकल कंपनी
भारत की जो स्थानीय कंपनी है वो और बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगी, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, दाम में सुधार होगा, हर एक चीज में सुधार होगा। ठीक है, तो अब देखो प्रतिस्पर्धा से देश के भीतर उत्पादकों के प्रदर्शन में क्या होगा, सुधार होगा, उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। फिर देखो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर बाधाएं काफी हद तक हटा दी गई। क्या कर दी गई, उदारीकरण के तहत जो भी अवरोधक और जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे वो क्या है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर क्या हटा लिए गए। विदेशी कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, इससे उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की सुविधा मिलती है। उदारीकरण ने यह भी कहा कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किसी भी देश में क्या है, जिन देश ने उदारीकरण को अपनाया उन देशों में क्या है, अपने कारखाने और अपने कार्यालय क्या है बच्चों खोल सकती, और कार्यालय खोलने के साथ साथ उन्हें क्या है स्वतंत्र रूप से संचालित भी कर सकती है और अपने सुविधा के अनुसार क्या उसका निर्णय भी ले सकती है। प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में क्या करना होगा, सुधार करना होगा। वस्तु की जो गुणवत्ता है बच्चों उसमें सुधार करना होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो उत्पाद हैं या विश्व की जो प्रतिस्पर्धा में बने हुए जो उत्पाद हैं वो क्या है, इनसे बेस्ट हो जाएंगे और ये बाजार में पिछड़ जाएंगे। पिछड़ ना जाए इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी वस्तु की गुणवत्ता में क्या है हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं। ठीक है, आप ऐड के माध्यम से देख सकते हो, बहुत सारे ऐड में क्या है, आप पहले ऐड देखोगे तो कुछ और था, आज के ऐड में कुछ और, तो आप परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि एक परिवर्तन लाएंगे तो बाजार में रुके नहीं रहेंगे। ठीक है, टिक नहीं सकते वो। ठीक है, चलो अब विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या बच्चों सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताओ कुछ। मतलब सरकार ने क्या किया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको भारत में आने के लिए, उनको भारत में उद्योग लगाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सरकार ने बच्चों कुछ ऐसे कदम उठाए जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सरकार ने बच्चों क्या किया कि सरकार ने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बच्चों, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत क्या होता है, सरकार जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनको कुछ सुविधाएं देती है। सुविधाएं कैसी होती है बच्चों, जैसे बिजली संरचना, पानी, सड़क, परिवहन, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है, ताकि क्या है कि जब वैश्विक क्योंकि उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग खोलने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सुविधाएं सरकार क्या है प्रोवाइड करती, सरकार क्या उनको प्रदान करती और कहती है कि आप आओ, सिर्फ आप कंपनी लगाओ अपनी और बाकी सुविधाएं हम आपको देंगे। आपके लिए हम बिल्डिंग्स बना के देंगे, आपके लिए हम संरचना बना के देंगे, आपके लिए हम परिवहन का रोड अच्छा कर देंगे, हाईवेज बना देंगे। ठीक है, आपके हम आयात का टैक्स कम लगाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या करती सरकार करती, इसके लिए क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाते हैं, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और जो भी कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है अपने उद्योगों को लगाती है और उत्पादन करती, उनको क्या है 5 सालों तक क्या है किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता, किसी भी तरीके क्या है उनको 5 सालों तक क्या है कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये भी क्या करती है बच्चों, ये भी क्या है विदेशी उत्पाद क्या कहते हैं कंपनियों को आकर्षित करने का तरीका है। तो देखो सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती है। देखो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए, औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ठीक है, सेज में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं हैं, ये दी जाती हैं ताकि कंपनियों को लगे कि हाँ हम वहां जाकर क्या है अपना उत्पादन या अपनी कंपनी लगा सकते हैं। अब देखो विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां, जो भी कंपनियां विशेष उत्पादन में क्या है अपना उत्पादन करती हैं, करने वाली कंपनियों को 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि तक कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। इन्हें 5 सालों तक कोई कर नहीं देना होता, आराम से उत्पादन करो, अपनी उत्पाद को आराम से बेचो। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आए, और जब बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आएंगे तो भारत के लोगों को क्या है रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो रोजगार की समस्या क्या है इससे कम होगी। इसीलिए जो आज वर्तमान की सरकार जो है ये वो क्या कर रही है, ये 1991 के बाद सरकार ज्यादा प्रयास यही कर रही है कि भारत में ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुली जाएं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुली जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं बच्चों। आपने टेस्ला नामक कंपनी, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला बच्चों, जो कार बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। ठीक है, वैद्युत जो कह सकते हो आपकी जो बिजली से चलने वाली जो कारें हैं, जो गाड़ियां वो बनाती है। तो शुरुआत में टेस्ला ने 2023 में एक घोषणा की थी, कहा था कि हम भारत में एक कंपनी खोलेंगे अपनी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने भारत में अपनी उद्योग नहीं खोला, उसकी जगह चाइना में खोल दिया। चाइना में खोलने के पीछे यह था कि चाइना के बाजार, चाइना में तो वहां सस्ते रोजगार मिल जाता है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। दूसरा, वहां की सरकार जो है उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है और वहां बहुत सारा अच्छा सुविधाएं देती है ताकि उद्योगपति वहां जाते हैं। इसलिए
अब कंपनी ने क्या किया, टेस्ला ने क्या किया, अपने चाइना में अपना उद्योग लगा दिया और उसके बाद वहां पर उत्पादन किया। उत्पादन करने के बाद उसने क्या किया, उसने सोचा कि हम भारत के बाजार में अपनी गाड़ियों को बेचेंगे। अब जब भारत में उसने अपनी वस्तु को अपना निर्यात करना, उसने बेचना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, टेस्ला की जो कंपनी, जो कारें की थी, जो व्यापारी जो खरीद रहे थे, उस पर उसने 200% टैक्स लगा दिया। टेस्ला की कारों पर क्या 200% भारत सरकार ने टैक्स लगा दिया। क्यों लगा दिया? उसने कहा कि हाँ, बहुत होशियार बन रहे हो, उत्पादन तुम आप चाइना में करवा रहे हो, रोजगार वहां के लोगों को दे रहे हो, और भारत में आके बेचोगे, अभी बेचवाने 200% टैक्स लगा दिया। बाद में टेस्ला के जो ओनर हैं, ठीक है, फाउंडर हैं, जिनका नाम है एलन मस्क ने कहा कि हम 2024 में क्या है, भारत में कंपनी खोलेंगे। तब जाकर उनके यहाँ उनकी जो उत्पाद था, जो टैक्स, जो भी गाड़ी पर जो टैक्स लगाया 200%, उसको कम कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि सरकार जाने, अगर ये कंपनी भारत में अगर खुलती तो हजारों लोगों को, इवन लाखों लोगों को बच्चों रोजगार मिलता, लाखों लोगों को रोजगार मिलते तो हमारे देश की बेरोजगारी कम होती ना। इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या है, प्रमोट करती है। तीसरा क्या किया बच्चों, निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो भी श्रम कानून थे बच्चों, श्रम कानून को क्या कुछ लचीलापन कर दिया। लचीलापन ऐसा कर दिया बच्चों कि कंपनियों को ये बोल दिया कि आपको जब जरूरत हो तब व्यक्ति को आप रख लो, और जब जरूरत आपको नहीं है तब आप निकाल दो। जैसे आज होता है ना प्राइवेट कंपनीज में, कभी भी फायर करते हैं, कभी भी हायर कर लेते हैं। जब लोगों की ज्यादा जरूरत होती है तब ज्यादा लोगों को हायर कर लेंगे, और जैसे जरूरत कम हो जाएगी उसको फायर कर देंगे। ये होता ना, तो ये भी किया गया है सरकार के द्वारा। तीसरा कदम यही उठाया गया। तो देखो, सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में क्या बच्चों भी लचीलापन दिया है। संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। ठीक है, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, औपचारिक संगठक है ना, संघ होता है, ठीक है, और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का मतलब होता है, देखो हमेशा समझना, औपचारिक का मतलब क्या होता है, जो नियम कानून के तहत चलता हो, ठीक है, जिसके कुछ नियम हो, जिसके कुछ कानून हो, उसके तहत चलने वाला संगठन क्या, औपचारिक संगठन। और जो अनौपचारिक संगठन होता है, उसका मतलब है जिसका कोई नियम कानून नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। औपचारिक मतलब नियमों से बंधा हुआ संगठित संगठन। ठीक है, ये बात समझना। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लिया था और इसका भी ले लियो। अब देखो, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बच्चों, तेज किसी देश का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो विशेष आर्थिक विनियमों के अधीन होता है, जो उसी देश के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश को क्या है, बढ़ावा देने के लिए क्या है, भारत क्या है, अपने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, कुछ विशेष क्षेत्र विकसित करती है, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसका उद्देश्य होता है विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करना, जिसके तहत कुछ सुविधाएं उनको दी जाती हैं इस क्षेत्र में। उसी को क्या बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलो। अब बच्चों हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन क्या है बच्चों? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य बच्चों क्या है, विश्व व्यापार को नियमित करना या उसका सही तरीके से संचालन करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार को क्या है, विश्व व्यापार को क्या है, सही तरीके से नियमित करना। देखो अब समझना, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है। ये बच्चों क्या है, एक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पहली बात तो याद रखना कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था नहीं है। देखो बच्चों, एक चीज समझाता हूं बच्चों, आप लोगों को, आपने कहीं शब्द सुना होता है संस्था, और एक कहीं शब्द सुना होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो संस्था और संगठन में क्या फर्क होता है, ये समझो बच्चों। संस्था बच्चों क्या होता है, संस्था नियमों की एक, ठीक है, नियमों से बंधी होती, मतलब संस्था में कुछ नियम होंगे, कुछ संधि होंगी। और संगठन में क्या होता है, नियम के साथ साथ, संधि के साथ साथ बच्चों क्या है, उसका अपना क्या है, एक हेडक्वार्टर होगा, अपना एक उसका क्या कार्यालय होगा। संस्था का जरूरी नहीं कि कोई कार्यालय हो, लेकिन संगठन का आपको कार्यालय मिलेगा। जैसे WTO क्या है, कार्यालय बच्चों। जैसे IMF क्या है बच्चों, कार्यालय है उसका एक। जैसे बच्चों अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चों, क्या है, उसका कार्यालय है। तो ये क्या है बच्चों, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, UN बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये सब क्या है, संगठन है। संगठन में क्या है बच्चों, नियम के साथ साथ उसका अपना एक कार्यालय भी होता है। लेकिन संस्था का क्या है बच्चों, कार्यालय नहीं होता। जैसे बच्चों सार्क क्या है बच्चों, सार्क क्या है बच्चों, एक संस्था है जिसका क्या है बच्चों, जिसका कोई कार्यालय नहीं है। ठीक है, तो ये बातें होती। अब देखो, विश्व व्यापार संगठन क्या है बच्चों, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना बच्चों अगर हम बात करें 1995 में, हाँ
हुई थी, ठीक है। और बात ये समझना बच्चों, ये इससे पहले इसका एक और फॉर्म हुआ था जिसको गैट बोलते थे, GATT, ठीक है, जिसको क्या बोलते, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये गेट था बच्चों जो 1947 के आसपास क्या है बना था, और उसके बाद बच्चों जब इसमें और सुधार करने की जरूरत थी तो इसी गेट का नाम परिवर्तित करके क्या है उसको WTO कर दिया 1995 में, ठीक है, 1995 में। तो ये गेट का ही परिवर्तित रूप है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब विश्व व्यापार संगठन का बच्चों क्या है उद्देश्य, अभी देखो इसको पढ़ लो पहले। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो वैश्वीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के पक्ष में, जो व्यापार को क्या है बढ़ाता है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति देकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मतलब उदार बनाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना, विनियमित करना, उसको संचालित करना, ठीक है, सभी को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो विश्व के देशों के बीच खुले, समान और भेदभाव पूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। हालांकि इसमें यह विफल रहा है, भेदभावपूर्ण जो व्यापार है उसको बढ़ावा ही दे रहा है बच्चों, एक तरीके से कह लो आपको, ठीक है। आयात एवं निर्यात दोनों प्रतिबंध को हटाया जाना, ठीक है, यह भी इस पर नजर रखता है कि कौन सी चीज पर किस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, किस पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अगर किसी दो अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटान कौन करता है, तो WTO करता है, ठीक है। हालांकि इस पर इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी इसकी कमियां यह है कि इस पर क्या है विकसित देशों का प्रभाव ज्यादा है, और आजकल ऐसा माना जाता है कि WTO या विश्व व्यापार संगठन जो है वो विकसित देशों की एक संस्था हो गई है जो विकसित देशों के व्यापार के हितों को ध्यान में रखते क्या है अपने चीजों का क्या है संचालन कर रही है, ठीक है। इस पे ये क्या है एक बहुत बड़ा आजकल आरोप लगता है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ओके की रिपोर्ट है ना बच्चों। चलो आगे देखो, अब विश्व व्यापार संगठन की कमियां क्या, मैंने बताया इसमें विकसित देशों का प्रभुत्व है, मैंने आपको बताया था ना, इसमें क्या है विकसित देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों का क्या है इसमें प्रभुत्व है। और हाँ एक बात रखना, इसमें लगभग 164 देश इसके सदस्य हैं बच्चों, भारत भी क्या है इसका सदस्य है। इस जो WTO में बच्चों क्या है 164 सदस्य देश हैं, ठीक है, 164 देश क्या है इसके सदस्य हैं, और भारत भी क्या है इसका सदस्य है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, इसकी कमियां मैंने बता दी क्या थी पहले, एक कि इसमें विकसित देशों का प्रभुत्व है, मैंने आपको बताया कि ये इन्हीं का प्रभुत्व इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका उपयोग विकसित देशों द्वारा उन क्षेत्रों में वैश्वीकरण को समर्थन देने के लिए किया जाता है जो सीधे व्यापार से संबंधित नहीं, ठीक है। इसका उपयोग इस तरीके से भी किया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये अब क्या है, ये इसकी बहुत सारी कमियां हो गई हैं, लोग इसको अब उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और ये ज्यादातर विश्व व्यापार जो है ये जो संगठन है ये विकसित देश के व्यापार को संरक्षित करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध है ऐसा लगता है, ठीक है। लोग इस पे ऐसा आरोप लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो अब बच्चों वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत आसान है इसको समझना। देखो इतनी देर से हम जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं अब उसी को समराइज करने की बारी आ गई है। देखो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, कुछ तो इसके सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। और एक चीज बात बच्चों समझ लेना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ना भारत में या दुनिया में सभी को एक समान नहीं हुआ है। मतलब वैश्वीकरण का जो फायदा है दुनिया में या भारत, अगर हम बात करें भारत या दुनिया के देशों में, सभी नागरिकों को या सभी लोगों को एक समान नहीं हुआ। वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा फायदा बच्चों का है शिक्षित लोग और जो अमीर वर्ग है उसको वैश्वीकरण का ज्यादा फायदा हुआ है, गरीब लोगों को वैश्वीकरण का उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ये बात भी याद रखना है, गांव में रहने वाले लोगों को वैश्वीकरण का उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। शहर के में रहने वाले लोग और बच्चों अगर हम बात करें तो जो रिच फैमिली के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको क्या है वैश्वीकरण का क्या है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये बात भी दिमाग में रखना है। अब बच्चों वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव क्या है ये देखते हैं बच्चों। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादकों, अब चाहे वो स्थानीय हो या विदेशी, दोनों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में समृद्ध वर्ग को लाभ पहुंचता है। मैंने आपको बताया था ना कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है कि जो स्थानीय और विदेशी जो व्यापार, जो निवेश, दोनों जो है जो भी व्यापारी है, इनके बीच में क्या हुआ है प्रतिस्पर्धा हुई है, जिससे क्या उपभोक्ताओं विशेषकर शहर के लोगों को क्या ज्यादा फायदा हुआ, या बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमतों के साथ बेहतर विकल्प देता है। ये चीजें मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं, ठीक है, बहुत पहले से बताते आ रहा हूं, ठीक है। लोगों क्या है अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें और उनके पास क्या है कम कीमत वाले विकल्प रहते हैं,
कोई भी चीज आप मार्केट जाओ तो आपके पास टी शर्ट खरीदना है तो आप 100 रुपए की टी शर्ट खरीद सकते हो, 200 रुपए की, 250 रुपए की, 2000 की, 5000 की, 20,000 की, 1 लाख तक की टी शर्ट खरीद सकते हो। ये विकल्प है ना, कम कीमत से लेकर हाई कीमत तक, अच्छी गुणवत्ता की कंपनी की भी मिल जाएगी, लोकल मिल जाएगी, चाइनीज मिल जाएगी, सब मिल जाएंगी। तो ये विकल्प हो गया ना वैश्वीकरण की वजह से। ठीक है, अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। जैसे बच्चों सेल फोन है, ठीक है, मोटर गाड़ी मैंने आपको बताया, जैसे फोर्ड कंपनी 1995 में आई बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बच्चों, चाइना के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भारत में आए। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको लो, जैसे आपका कोका कोला है, थम्सअप है, स्प्राइट है, ड्यू है, ये सारी चीजें। जंक पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे आप जो भी जंक फूड खाते हो, ठीक है, वो हो गए। बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश इत्यादि है। इन सब ने क्या है बच्चों, ये सब भी वैश्वीकरण से भारत में आए हैं बच्चों। इन सब ने क्या है बच्चों, निवेश किया है भारत में। भारत में बहुत सारी विदेशी जो बैंकें हैं वो भी भारत में आई हैं। ठीक है, समझ में आई बच्चों, निवेश बढ़ा है इससे, वैश्वीकरण से। चलो, अब वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने योग्य बनाए। जैसे मैंने आपको बताया था टाटा क्या बच्चों, एक लोकल कंपनी है, भारत की अपनी कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने वैश्वीकरण ने क्या किया, उसको क्या है अपने व्यापार को या अपने उद्योग को क्या है दुनिया के अन्य देशों में फैलाने में मदद कर दी। मैंने आपको बताया कि यूरोप के 19 देशों में क्या है बच्चों, अगर हम बात करें तो टाटा का क्या है बच्चों, टाटा की अपनी कंपनी खोली है उसने। तो ऐसा कैसे हो पाया, वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ, जो स्थानीय जो कंपनियां थी उनको दुनिया के अलग अलग देशों में क्या है अपना प्रसार करने में क्या है मदद मिल गई। ठीक है, जैसे और देखो बच्चों, टाटा मोटर्स जैसे मोटर गाड़ियां, इन्फोसिस है बच्चों आईटी सेक्टर में, रेनबैक्सी है बच्चों दवाइयां में, एशियन पेंट है पेंट में, सुंदरम फॉरेंस है जैसे नट और बोल्ट। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने यह भी तो दिया, लोकल कंपनी को विश्व स्तरीय प्रसार करने के लिए क्या है विकल्प दिया, एक मौका दे दिया बच्चों। ठीक है, और देखो क्या हुआ बच्चों, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए। वैश्वीकरण से बच्चों उद्योगों में, सेवाओं में नए, क्योंकि नई नई कंपनियां भारत में आई हैं तो नए नए रोजगार। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। भाई जैसे मान लो भारत में कोई फोर्ड नामक कोई कंपनी जब भारत में आएगी तो वहां पर जो छोटी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, छोटी छोटी जो कंपनियां, उनको फायदा होगा ना, क्योंकि ये उनके लिए क्या कच्चा माल प्रोवाइड करेगी, उनको कुछ बना कर देगी, तो छोटी कंपनियां कैसे समृद्ध होंगी। तो जो उद्योग हैं जो भी और सेवाएं हैं बच्चों, इनमें क्या है बच्चों बहुत सारे रोजगार भी उपलब्ध हुए वैश्वीकरण से, विदेशी कंपनियां खुलेंगी तो। वैश्वीकरण नई और उन्नत तकनीक को लाता है जिसके द्वारा स्थानीय कंपनियों को भी लाभ मिलता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो जो सबसे पहले टाटा ने जो गाड़ी बनाई थी वो इंडिको थी, इंडिको नामक, इंडिया के नाम से इंडिको बनाई थी बच्चों 1993 के आसपास उन्होंने क्या है एक इंडिका नामक क्या है कार चलाई थी। उसके बाद उन्होंने दुनिया के अन्य देशों में क्या है अपना रिसर्च किया, अन्य देशों से मिले जुले, वहां के जो टेक्नोलॉजी है कार बनाने वाली उसको सीखा, वो लेकर आए, और इसके बाद उन्होंने क्या है अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग जो है ब्रांड की क्या है, अगर आप कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी निकाली, सॉरी गाड़ियां निकाली। तो ये क्या है जब वहां उन्होंने क्या किया, जब वैश्वीकरण के तहत क्या वहां से प्रौद्योगिकी सीखे और सीख कर क्या है यहाँ पर अलग अलग तरीके की कार बनाई, इंडिको है, नैनो है, ठीक है, और दुनिया भर की कारें उन्होंने बनाई बच्चों। ठीक है, तो ये जिसके द्वारा स्थानीय कंपनियों को भी लाभ मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाएं। अब वैश्वीकरण को सभी के लिए निष्पक्ष बनाने में सरकार किस प्रकार प्रमुख भूमिका निभाती है। मैंने आपको बताया क्योंकि वैश्वीकरण का फायदा क्या है सभी को नहीं हुआ है बच्चों। मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण का फायदा सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग और जो रिच फैमिली है, जो भी अगर हम कहें धनी वर्ग है, उसको ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि शहरों में रहने वाले शहरों में रहने वाले लोगों को क्या है ज्यादा फायदा हुआ। गरीब लोग, गांव में रहने वाले लोग और अशिक्षित लोगों को, इनको क्या है वैश्वीकरण का उतना फायदा नहीं हुआ। अब सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, सरकार क्या है उनके लिए क्या है वैश्वीकरण को फायदा उठाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, ये देखना है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने क्या किया बच्चों। देखो सबसे पहले तो ये बात थी कि जो गरीबों का क्या है वैश्वीकरण के क्या है, जो गरीब जो मजदूर होते हैं उनका शोषण होता है। अब शोषण होता है तो बच्चों क्या है सरकार ने क्या उसके लिए श्रम कानून बनाए और कहा कि कोई भी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो संगठित क्षेत्र की क्या है कंपनी है, वो मजदूरों से हफ्ते में 52 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकती। अगर काम कराती है तो क्या होगा, उसको ज्यादा पैसा देना होगा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देनी होगी। ये नियम बनाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि उनका शोषण ना हो सके। देखो यह सुनिश्चित करता है
कि श्रम कानूनों जैसे नीतियों का सख्ती से पालन किया जाए। ठीक है, सरकार क्या है ये सुनिश्चित करती है। ठीक है, और देखो, या छोटे उत्पादकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से समर्थन एवं संरक्षण प्रदान करता है तथा उनके प्रदर्शन से सुरक्षा सुधार करता है, जैसे तथा उनके प्रदर्शन में सुधार करता है। सरकार क्या करती है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा निवेश है, बहुत ज्यादा पैसा है, वो आके आराम से निवेश कर सकती कहीं पे। अब लेकिन छोटी जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, वो क्या है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो इनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसको है, सरकार को है। तो सरकार क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या है, सरकारी स्थानीय कंपनियों को संरक्षित करती है। संरक्षित करने के तहत क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आयातित जो वस्तुएं हैं उन पर क्या करती है, उन पर टैक्स लगाती है, उन पर टैरिफ लगा देती है, उन पर क्या है, अवरोधक लगा देती है, व्यापार अवरोधक लगा देती है। ठीक है, ताकि क्या है, यहाँ के जो है चीजों को क्या है, संरक्षित किया। ये भी किया है सरकार ने। यह देश के लिए निष्पक्ष नियम और रियायत सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत करती है। निष्पक्ष संगठन का जैसे क्या है बच्चों, अगर हम बात करें तो बच्चों, जैसे भारत, अगर हम अमेरिका की बात करें, एग्जांपल ले रहा हूं, अमेरिका में बच्चों कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में बच्चों अगर हम देखा जाए तो सिर्फ 1% लोग रोजगार में जुड़े हैं। मतलब अगर हम बात करें अमेरिका की कृषि की, तो अमेरिका के कृषि में लगे हुए लोग मात्र 1%, पूरे अमेरिका के 1% है, और उसकी जीडीपी का 0.5% क्या है, कृषि से आता है सिर्फ। लेकिन वहां की सरकार क्या करती है, अपने देश के किसानों को बहुत सारी सब्सिडी देकर क्या है, उनको क्या है, कम दामों पर दुनिया के अन्य देशों में क्या है, वस्तुओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाई सब्सिडी दे दिया तो सरकार, लोग जो व्यापारी हैं, जो भी किसान है, वो क्या करते हैं, कम दामों पर क्या है, आसानी से क्या है, दूसरे देशों में बेच पाते हैं। अब भारत जैसे देश जहां पर कृषि में बहुत ज्यादा लोग निर्भर हैं और जैसे बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, अब वो क्या है, अपने किसानों को उतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। अब सब्सिडी नहीं दे सकती, लेकिन भारत, अमेरिका के उत्पाद जो है भारत में जब आएंगे तो वो सस्ते होंगे, क्योंकि वो सस्ते दाम पर बेचेंगे, तो भारत के किसान को जो है वो उनकी उत्पाद जो पिछड़ जाएंगे। अब सरकार इसके लिए क्या करती है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार संगठन है, ये जो WTO है, उससे क्या बातचीत करती और कहती है कि ये निष्पक्ष तरीके से क्या है, वैश्वीकरण को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाए, ये सब करती है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए भी ये सारी चीजें करती है। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़ जाएं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, सरकार घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा के लिए व्यापार और निवेश बाधाओं का क्या भी उपयोग भी कर सकती है। मैंने आपको बता दिया, अभी भी बहुत देर से यही चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, अब सरकार WTO में विकसित देशों के अधिकार के खिलाफ लड़ने के लिए समान हितों वाले अन्य विकसित विकासशील देशों के साथ भी गठबंधन कर सकती है। ये भी करती है बच्चों। जैसे मान लो हम हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, अब उनका हित एक जैसा है, क्योंकि हम लोग विकसित देश हैं, विकासशील देश है, सॉरी, और जो विकसित देश हैं उनसे हम पिछड़ रहे हैं, हमारा व्यापारिक जो घाटा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या है, जो भी विकासशील देश है उनको मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, ताकि क्या है, हम WTO पर, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन पर क्या एक दबाव बना सके, और दबाव बना करके हम अपने हितों को संरक्षित करें। इसके लिए क्या है बच्चों, सरकारें क्या करती हैं, एक संगठन भी बनाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाएं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। वो चैप्टर हो गया एंड, मजेदार चैप्टर था, आ गया मजा, हाँ मजेदार चैप्टर। ठीक है, और मैंने कहा था कि बहुत आसान चैप्टर है, स्टोरी समझ लेंगे, बहुत आसान है, और मैंने प्रयास किया कि आपको आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने का, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी, क्लास आपको समझ में आई, क्लास में मजा आया, तो प्लीज प्लीज वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसी लगी क्लास। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्लासेस हमारी हों उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। ठीक है बच्चों, और मैं कोशिश यही करता हूं कि बच्चों, आपको जो भी चैप्टर हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, वो आसानी से, आसान भाषा में, हमारी अपनी लोकल भाषा में, या कह लो कि है ना, जो भी हम बोलते हैं उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। और ज्यादातर मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूं, उदाहरण ऐसे लेता हूं जो हमारे समाज में, जो आपके दैनिक जीवन में हमेशा रहे। ऐसा इसलिए करता हूं ताकि क्या है, आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को, सब्जेक्ट को, क्योंकि SST जो है बच्चों ना, वो फील करने वाला, समाज के बीच पढ़ा जाने वाला एक सब्जेक्ट होता है, जिसको अगर समाज के बारे में आप अच्छे समझ पाओगे तो आप इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझ पाओगे।
और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको आसान भाषा में आसान तरीके से समझाया जाए इस सब्जेक्ट को। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। लेकिन उससे पहले बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए में। तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अब एक ज्यादा समय नहीं रह गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, एक एक चैप्टर प्रिपरेशन करो, क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। हालांकि हम लोग ये सब करेंगे, लेकिन आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाओ इस चीज के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।